पुस्तक 16, स्टामिस्ट सागर, अध्याय 25, लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग। कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? लिनली का माथा थोड़ा सिकुड़ गया। इन दोनों में से कोई भी रास्ता अच्छा नहीं था। पहला रास्ता तो जाहिर था, बागशॉ कबीले के लिए मिलो द्वीप को अनगिनत सालों तक नारकीय क्षेत्र में बनाए रखना इस बात का संकेत था कि इस प्राचीन कबीले की जड़ें और शक्ति का आधार निश्चित रूप से उसकी कल्पना से परे था। लिनली को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। दूसरा रास्ता 10,000 वर्षों तक लाल वस्त्रधारी वृद्ध बने रहना। एक साधारण विशेषज्ञ के लिए 10,000 साल ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसके लिए तो ये बहुत लंबा समय था। जन्म से लेकर अब तक वह 1,000 साल भी नहीं जी पाया था। लिनली, तुमने अभी तक अपना मन नहीं बनाया? बैकविल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका मानना था कि दूसरे रास्ते के लिए उसने जो परिस्थितियां पेश की थीं, वे पहले से ही काफी अच्छी थीं। बस 10,000 साल की अवधि थी। परम विशेषज्ञों के लिए वे एक ही प्रशिक्षण सत्र में 10,000 साल बिता सकते हैं। 10,000 साल बहुत लंबा समय है। मुझे काम से ब्लडरिज महाद्वीप जाना है। लिनली ने दिव्य दृष्टि से जवाब भेजा। बेकविल के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। 10,000 साल, 100 साल। बेकविल जैसे विशेषज्ञों के लिए इसमें ज्यादा फर्क नहीं था। अगर वह सचमुच लिनली को सजा देना चाहता तो वह 10,000 साल नहीं कहता, वह 100 करोड़ साल कहता। आखिरकार उनके जैसे परम विशेषज्ञों के लिए 100 साल या 10,000 साल कोई लंबी अवधि नहीं होती। इस पर बातचीत आसान है। लिनली, चूंकि तुम मेरे कुल के लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग बनने को तैयार हो, इसलिए मेरा बैगशॉ कुल भी ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इस बारे में क्या ख्याल है? चाहे कुछ भी हो, तुम्हें माफी मांगने में अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। तो फिर मान लेते हैं कि 100 साल, बैकविल ने कहा। दरअसल बैकविल अपनी संप्रभुता की शक्ति को भी बर्बाद नहीं करना चाहता था, न ही अपने कबीले के विशेषज्ञों को खोना चाहता था। अगर वह युद्ध से बच सकता तो बचता। अगर लिनली अपने कबीले का सम्मान करने को तैयार होता तो ये काफी होता। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा इसलिए भी था क्योंकि लिनली की शक्ति बहुत अधिक थी। यदि वह कोई अन्य व्यक्ति होता, यहाँ तक कि कोई अन्य 7 सितारा राक्षस जिसके पास प्रभु की शक्ति नहीं होती, तो बेकविल ने संभवतः उन्हें पहले ही मार डालने का आदेश दे दिया होता। मैं कुछ नहीं कर सकता, यही एकमात्र विकल्प है। लिनली भी समझ गई। हालांकि उसके पास सॉवरेन माइट की 2 बूंदें थीं, बैगशॉ कबीले के पास भी सॉवरेन माइट थी। अगर वे सचमुच एक दूसरे के चेहरे पर पंजे मारते और बेतहाशा लड़ते तो सॉवरेन माइट की उन 2 बूंदों का इस्तेमाल करना छोटी बात थी। लेकिन वह डेलिया, बेबे और बाकियों को सुरक्षित रूप से जाने दे पाएगा या नहीं, यह एक और बड़ी बात थी। फिलहाल दोनों पक्ष एक एक कदम पीछे हट रहे हैं। वह 100 साल तक वहीं रह सकता है। ऐसा करके वह न सिर्फ प्रभु की शक्ति की 2 बूंदें बचा लेगा, बल्कि डेलिया और बाकियों की भी रक्षा करेगा। मैं स्वीकार करता हूँ। लिनली ने सिर हिलाया। बेकविल तुरंत हंस पड़े। लिनली, तो फिर हमारे पीछे आओ। बेकविल ने दिव्य ज्ञान से संदेश भेजा। लिनली ने सिर हिलाया, फिर मन ही मन बेबे और डेलिया को संदेश भेजा। बेबे, डेलिया, ओलिविया, तुम सब मेरे पीछे आओ। हालांकि बेबे और डेलिया सवालों से भरी थीं, फिर भी वे उड़कर आ गईं। वापस जाओ, बेकविल ने अचानक स्पष्ट आवाज में कहा। और फिर बैकविल, 3 लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग, सेक्वेरा, लिनली और बाकी सभी सीधे द्वीप के पश्चिमी भाग की ओर उड़ चले। उनके पीछे सैकड़ों काले बख्तरबंद योद्धा चल रहे थे। जहां तक आकाश को घेरे हुए उन हजारों द्वीप रक्षकों की बात है, वे सब पूरी तरह से खो गए थे। सिर्फ वे ही नहीं, मिलो द्वीप पर सिर उठाकर युद्ध देख रहे अनगिनत दर्शक भी हैरान थे। वह स्वामी बागशॉ वंश के लोगों के साथ क्यों चला गया? अभी क्या हुआ? कुछ क्षण पहले वे जोरदार लड़ाई लड़ रहे थे। आखिर ड्रेकोनियन विशेषज्ञ मिलो द्वीप के लोगों के साथ क्यों चला गया? क्या ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मिलो द्वीप के लोगों से डरता है? अनगिनत वर्षों से कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने मिलो द्वीप का विरोध करने की हिम्मत की हो। मैं असहमत हूँ। ज्यादा संभावना यही है कि वह ड्रैकोनियन लॉर्ड अपने दोस्तों के बारे में चिंतित था। पूरे मिलो द्वीप के अनगिनत बाहरी लोग इस लड़ाई के बारे में बातें कर रहे थे, या तो लिनली की ताकत पर चर्चा कर रहे थे या फिर अंदाजा लगा रहे थे कि लिनली उनके साथ क्यों चली गई। लेकिन बिना किसी सवाल के सभी एकमत थे, वह ड्रैकोनियन बहुत शक्तिशाली था। वह लाल वस्त्रधारी विशेषज्ञ को लात मारकर उड़ा देने में सक्षम था तथा अपनी हथेली में खिलौनों की तरह बड़ी संख्या में उच्च देवताओं को नियंत्रित कर सकता था। विशेषज्ञ बादलों की तरह आम होते हैं। लगता है मुझे बैगशॉ कबीले का निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं। बैगशॉ कबीले के पास किस तरह के विशेषज्ञ हैं? लोमियो बोर्नसिन ने अपना सिर उठाया और लिनली और बाकियों को पश्चिमी क्षितिज में गायब होते देखा। और फिर वह शांतिपूर्वक मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया, जबकि उसके आसपास के लोग उत्साह से बातचीत करते रहे। द्वीप के पश्चिमी भाग और बैगशॉ कबीले के आवासीय क्षेत्र की ओर उड़ते हुए ओलिविया, ब्रायन और सीजर सभी ने अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके लिनली से प्रश्न पूछे। उनके पेट सवालों से भरे हुए थे। लिनली, तुमने उस बैगशॉ परिवार से क्या वादा किया था? सीजर ने जल्दी से पूछा। उसका दिल अपराधबोध से भर गया। ये सब उसकी वजह से हुआ था। बॉस, बैगशॉ कबीला हमसे क्या करवाना चाहता है? बेबे ने पूछा। लिनली, क्या आप एक उच्च देवता या भगवान हैं? ब्रायन ने पूछा। कई लोगों द्वारा बार बार पूछे गए प्रश्नों के कारण लिनली को कुछ समय के लिए समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। मैं अपनी शक्ति के बारे में अभी नहीं बताऊंगा। भविष्य में मैं विस्तार से बताऊंगा। आप मुझे सिर्फ 6 स्टार फाइंड ही मान सकते हैं।
लिनली ने ओ ब्रान को जवाब दिया। 6 स्टार फाइंड तो बस शक्ति का एक स्तर था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे हाई गॉड बनना था। बेबे, डेलिया, वे बस यही चाहते हैं कि मैं एक सदी तक लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग बना रहूं। बेहतर होगा कि हम विनम्रतापूर्वक एक कदम पीछे हट जाएं। लिनली ने जवाब दिया। अब जाकर डेलिया को राहत मिली। डेलिया को शुरू में इंडिगो प्रांत जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह बस यही चाहती थी कि लिनली खुद को ज्यादा खतरे में न डाले। अभी अभी शुरू होने वाली उस जबरदस्त लड़ाई ने उसे इतना डरा दिया था कि उसका दिल गले तक आ गया था। सौभाग्यवश वह खतरनाक क्षण बीत चुका था। बैगशॉ कबीले ने बहुत अधिक जगह घेर रखी थी तथा उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार की इमारतें और जागीरें फैली हुई थीं। लिनली, आज से तुम इस एस्टेट में रह सकते हो। बैकवेल शांति से हंसा। हम तय कर चुके थे कि तुम सिर्फ 100 साल ही रहोगे। बस 100 साल कम है। तुम्हें कोई खास शपथ लेने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ की एक लहर के साथ बैकवेल ने लंबे लाल वस्त्र और हरे रंग का प्रतीक चिन्ह निकाला। ये लाल वस्त्रधारी बुजुर्गों के लिए वर्दी है। इस वर्दी की रक्षात्मक शक्ति एक उच्च देवी दिव्य कलाकृति के बराबर है। ये प्रतीक चिन्ह हरा मिलुओ प्रतीक चिन्ह है। मिलुओ द्वीप में जब आप इस प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हैं तो आप आसानी से 100 द्वीप रक्षकों को बुला और जुटा सकते हैं। बकविल मुस्कुराते हुए बोला। लिनली ने तुरंत मुस्कुराकर इसे स्वीकार कर लिया। लॉर्ड बेकविल, चिंता मत करो। इन 100 सालों में आपकी अनुमति के बिना मैं अकेले नहीं जाऊंगा। लिनली ने कहा। बेकविल हंसा और सिर हिलाया। मुझे 4 दिव्य पशु कुल के वंशजों द्वारा कहे गए शब्दों पर भरोसा है। बेकविल अच्छी तरह जानता था कि उनके जैसे बड़े कुल, बैगशॉ कुल और 4 दिव्य पशु कुल सभी के पास प्रभु की शक्ति है और वे इसे अत्यंत उच्च पदस्थ कुल के सदस्यों को देते थे। जैसा कि उन्होंने देखा, लिन्ये के लिए सॉवरेन माइट की एक बूंद प्राप्त करने में सक्षम होने का मतलब था कि 4 दिव्य जानवरों के कबीले में भी वह संभवतः एक वरिष्ठ स्तर का व्यक्ति था। इस प्रकार लिनली जैसे व्यक्ति का वचन विश्वास करने योग्य था। यदि उन्हें मात्र 100 वर्षों के लिए शपथ लेनी पड़े तो यह वास्तव में हास्यास्पद होगा। लॉर्ड बेकविल, सामान्यतः मुझे क्या करना होगा? लिनली ने पूछा। ज्यादा नहीं, सिर्फ जब कोई बड़ी समस्या आती है तभी हम लाल वस्त्रधारी बुजुर्गों को बाहर भेजते हैं। जैसे आज। बैकविल ने मजाक किया। लेकिन हाँ, लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग होने का एक फायदा भी है। भविष्य में आप द्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित गुप्त क्षेत्र में जाकर दर्शन कर सकते हैं। द्वीप के पश्चिमी भाग में गुप्त क्षेत्र। लिनली ने बहुत पहले दूसरों को इस जगह के बारे में बातें करते सुना था। ऐसा लगता था मानो 100 अखाड़ों की लड़ाइयों के विजेता ही इसे देखने के योग्य हों। लिनली इस गुप्त क्षेत्र के बारे में और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन बैकविल हंस पड़ा और बोला। लिनली, मैं अब चलता हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मिलाना। लिनली को उनसे सवाल जवाब करना अच्छा नहीं लगा। इस प्रकार वह बस बेकविल, सेक्वेरा और 3 लाल वस्त्रधारी बुजुर्गों को जाते हुए देखता रहा। क्रियाओक। दरवाजा बंद हो गया। मुख्य हॉल में केवल बेकविल और सेक्वेरा ही बचे थे। पिताजी, आप लिनली को 100 साल आराम से जीने देंगे? ये तो उसे बहुत आसानी से छोड़ देना है। उसने हमारे कितने आदमियों को मार डाला है। सिकेरा ने इतने दिनों से जो गुस्सा दबा रखा था वह आखिरकार उबल पड़ा। हम एक ठंडी खर्राट, लेकिन वह सेक्वेरा के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। सेक्वेरा के शब्द तुरंत रुक गए। बेकविल ने मुड़कर सेक्वेरा को ठंडी नजरों से देखा। अगर हम इसकी जड़ तक जाएं तो यह मामला उस वेश्या और सीजर की वजह से है। वह तो बस एक औरत है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी वेश्या की खातिर मेरा बैगशॉ कबीला कई 7 स्टार फाइन लेवल के विशेषज्ञ और सॉवरेन माइट की 1-2 बूंदें गंवा दे और साथ ही 4 दिव्य जानवरों के कबीलों को नाराज भी करे? क्या ये सब करने लायक है? लिनली को मार डालेंगे, वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कीमत बहुत अधिक थी। ये तो सिर्फ 4 दिव्य जानवरों का कबीला है। सेक्वेरा बुदबुदाया। हम एक विशाल अजगर भूख से मर जाने के बाद भी विशाल ही रहता है। हालांकि 10,000 साल पहले की तुलना में 4 दिव्य जानवरों का कबीला नाटकीय रूप से बदल गया है और उनकी शक्ति कम हो गई है। फिर भी 4 दिव्य जानवरों का कबीला पहले अनगिनत वर्षों तक नरक लोक पर राज करता रहा था। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बेकविल ने गुर्राते हुए कहा। हमारा बैगशॉ कबीला 4 दिव्य जानवरों के कबीले से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन केवल थोड़ा सा। सेक्वेरा अब एक शब्द भी कहने का साहस नहीं कर सका। पश्चिम मिलुओ द्वीप, बैगशॉ वंश का आवासीय क्षेत्र। लिनली की जागीर। बड़े साहब। एस्टेट पर 2 नौकरों ने आदरपूर्वक लिनली को सलाम किया। लिनली ने उस समय एक लंबा लाल चोगा पहना हुआ था। लिनली को देखते ही सभी घुमंतु द्वीप रक्षक अत्यंत सम्मान से देखते। लिनली ने पास के एक द्वीप रक्षक को आदेश दिया। द्वीप योद्धाओं के आवासीय क्षेत्र के कमरा नंबर 306 में जाओ। टेरोसे और डायलिन को वहां ले आओ। हाँ, बड़े साहब, एक द्वीप रक्षक ने आदरपूर्वक कहा। लिनली मुड़ा और अपनी जागीर की ओर लौट आया। फिलहाल डेलिया, बेबे, सीजर, ओ ब्रान और ओलिविया सब यहीं रह रहे थे। 3 कदम चलकर लिनली पीछे के बगीचों में पहुंच गया। ओ ब्रान, ओलिविया और बेबे बेकार की बातें कर रहे थे, लेकिन सीजर बगीचे के कोने में बैठा हुआ बेवकूफी से न जाने क्या सोच रहा था। लिनली। डेलिया पीछे से लिनली की ओर चली। डेलिया ने भी दूर बैठे सीजर को नोटिस कर लिया था। आह भरते हुए उसने कहा, शायद सीजर अभी भी सेसिली के बारे में सोच रहा होगा। ठीक है। लिनली ने हल्के से सिर हिलाया। बहुत मुमकिन है कि सीजर को इस घाटी से निकलने में काफी वक्त लगेगा। अरे बॉस, आप आ गए। बेबे तुरंत दौड़कर आई और जानबूझकर बधाई के कुछ शब्द कहे।
बॉस, मुझे कहना होगा कि आपने जो लाल रंग का बुजुर्ग का चोगा पहना है वह बहुत आकर्षक और सुंदर लग रहा है। लिनली अपनी हंसी रोक नहीं सकी। लिनली की बातचीत ने सीजा का ध्यान खींचा, जो लिनली को देखते ही दौड़कर आया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से कहा, लिनली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सीजा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो कह दो। लिनली के दिल में हमेशा सीजा के प्रति कृतज्ञता का भाव था। सीजा ने घबराकर कहा, सेक्वेरा का मुझ पर अचानक हमला करना। मुझे चिंता है कि शायद उसके और लिली के बीच कोई बड़ा झगड़ा शुरू हो गया है। वरना सेक्वेरा इतना गुस्से में कैसे आ गया और मुझ पर टूट पड़ा। आखिर उसकी शादी से एक दिन पहले ही लिली और मेरा आधिकारिक तौर पर ब्रेकअप हो गया था। उस दिन के बाद से हम फिर कभी नहीं मिले, एक बार भी नहीं। अब तक सीजा को ये पता नहीं था कि सेसिली उसके बच्चे की मां बनने वाली है। लिनली, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम जाकर जांच करो और देखो कि लिली के साथ क्या हो रहा है। सीजा ने विनती की। लिनली ने सिर हिलाया। ठीक है, चिंता मत करो, मैं जाकर अच्छी तरह जांच करूंगा। लिनली को सीजा और सेसिली के मामलों के बारे में थोड़ा बहुत पता था। सीजा और सेसिली दोनों ही एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। दुर्भाग्य से युवा स्वामी सेक्वेरा को सेसिली पर प्यार हो गया था। इसलिए गेलॉर्ड कबीले ने तुरंत सेसिली से सेक्वेरा से शादी करने का अनुरोध किया ताकि बैगशॉ कबीले का दिल जीत लिया जा सके। सेसिली अपने कबीले के आदेशों की अवज्ञा कैसे कर सकती थी। इस तरह उसे बहुत दुख के साथ सीजा से अलग होना पड़ा। अपनी शादी से एक दिन पहले उसने अपना दिल कठोर कर लिया और सीजा से कह दिया कि वे अब कभी नहीं मिलेंगे। हाय, सीजा सचमुच बदकिस्मत है। लिनली ने मन ही मन आह भरी। मिलुओ द्वीप पर 5 कुल होने का दावा किया जाता है, लेकिन असल में उसका स्वामी बैगशॉ कुल है। बाकी 4 कुल तो बस उनके अधीनस्थ हैं। वह पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि कैसे सेक्वेरा को खुश करने के लिए गेलॉर्ड कबीले ने सेसिली को जबरदस्ती वह सब करने के लिए मजबूर किया था जो करना आवश्यक था। जमीन के नीचे एक अंधेरी सुरंग में सेक्वेरा चेहरे पर एक ठंडी नजर लिए चल रहा था। इस सुरंग के दोनों ओर जेल की कोठरियां थीं, हर एक अनोखी। ये खास तौर पर देवताओं को बंदी बनाने के लिए बनाई गई थीं। इस गलियारे में हर 10 मीटर पर एक काला बख्तरबंद योद्धा पहरा दे रहा था। वेश्या, जब भी सेक्वेरा को लगता कि उसकी पत्नी सेसिली के पेट में किसी और का बच्चा है और वह इतनी खुशी से दौड़कर उसे यह बात बताने आई थी, तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। और आज वह सीजा को इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि लिनली आ गई थी। लिनली, वह हर जगह दिखाई देता है। सेक्वेरा को लिनली से सचमुच नफरत थी। वह पहले फ्री कैसल में दिखाई दिया था और अब यहाँ भी। इससे निपटने का समय आ गया है। सेक्वेरा ने गहरी सांस ली। सेसिली उसके कुल के लिए शर्म की बात थी। उसे अब और जीने नहीं दिया जाएगा। एक बार यह बात बाहर आ गई तो बैगशॉ कुल हंसी का पात्र बन जाएगा। वह यहाँ आया था सेसिली को मारने, इसलिए नहीं कि वह ऐसा करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसके पिता ने ऐसा करने का आदेश दिया था। एक सेल पर पहुंचने के बाद, इसे खोलो, सेक्वेरा ने शांति से कहा और साथ ही अपना रक्त रंग का मिलुओ प्रतीक चिन्ह भी दिखाया। अंधेरी नम जेल की कोठरी में सेसिली एक दीवार के सहारे टिकी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। कोठरी का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सेसिली खुद को पलटकर देखने से नहीं रोक पाए। ये देखकर कि यह सेक्वेरा था, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। तुमने सीजा को मारा? सेसिली ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैंने उसे मार डाला, सेक्वेरा ने ठंडे स्वर में कहा। वह भावशून्य होकर सेसिली को घूर रहा था और सेसिली के चेहरे पर निराशा और पीड़ा के भाव देखने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। सेसिली का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। बिना आवाज किए उसके आंसू टपकने लगे। यहाँ कैद किए गए कुछ ही घंटों में वह सीजा को लेकर चिंतित थी। वह जानती थी कि सेक्वेरा बदला लेने जरूर जाएगा और वह ये भी जानती थी कि सीजा उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसने अभी भी उम्मीद बांध रखी थी। लेकिन सेक्वेरा की बातें सुनकर उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। सीजा, सेसिली के मन में सीजा के साथ बिताए वो खुशनुमा नज़ारे, वो दिन फिर से घूम गए। वह कितनी खुश थी, कितनी आज़ाद थी, परिवार की किसी भी पाबंदी के बिना। वह जैसे चाहे जी सकती थी। लेकिन सेक्वेरा को वह पसंद आ गई थी और इस तरह उसकी किस्मत बदल गई थी। अपने कुल के सामने उसने अपना सिर झुका लिया था। बैगशॉ कुल में शादी होने के बाद भी उसने हमेशा खुद को मुस्कुराने और खुश रहने के लिए मजबूर किया था। सेक्वेरा, सेसिली ने अचानक अपना सिर उठाकर सेक्वेरा को घूरा। उसकी आंखें मानो मौत की तरह चमक रही थीं। अगर तुम बैगशॉ कबीले के सदस्य न होते तो तुम किसी कुत्ते के गोबर से भी कम होते। जानते हो, जब भी मैं तुम्हारे साथ सोती थी, मैं तुम्हें सीजा समझकर सोती थी। सेक्वेरा का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से दहाड़ा, रंडी। इस जोरदार चीख के साथ उसने तुरंत एक जोरदार, तीखा थप्पड़ मारा जो सेसिली के सिर पर जोर से पटक दिया। धमाका! सेसिली का पूरा शरीर कांप उठा और फिर वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। अंत तक सेसिली के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने ये शब्द इसलिए कहे थे क्योंकि वह मरना चाहती थी। मृत्यु एक पलायन होगा। अब उसे हर दिन खुश रहने के लिए खुद पर दबाव नहीं डालना पड़ेगा। उसे हर दिन सीजा के बारे में न सोचने के लिए खुद पर दबाव नहीं डालना पड़ेगा। रंडी, रंडी, रंडी। सेसिली को मारने के बाद भी सेक्वेरा का गुस्सा बेकाबू था। उसके मन में ये आखिरी शब्द बार बार गूंज रहे थे। क्या तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ सोता था, मैं ऐसा दिखावा करता था कि तुम सीजा हो।
पुस्तक 16 स्टामिस्ट सागर अध्याय 26 स्क्रायर रिकॉर्ड्स। चूंकि उसने सीजर से वादा किया था, लिनली स्वाभाविक रूप से सोचने लगा कि सेसिली की स्थिति की जांच के लिए वह किस तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अब वह एक लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग था, फिर भी उसे कबीले के मुखिया के घर में मनमाने ढंग से घुसने का अधिकार नहीं था। लोगों को डायलिन और टेरोसे को यहाँ लाने का आदेश देने के बाद लिनली ने जांच शुरू की और देखना शुरू किया कि उसे क्या मिल सकता है। मैग्नोलिया, मैग्नोलिया। लिनली तेजी से आगे बढ़कर उसका अभिवादन करने लगी। मैग्नोलिया, बैगशॉ कबीले की एक लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग। वह उन 3 लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग महिलाओं में से एकमात्र महिला थी जिन्हें बैकविल पिछली लड़ाई में लाया था। मैग्नोलिया मुड़ी, उसकी बैंगनी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान की। मिस्टर लिनली, क्या आपको कुछ चाहिए? मैग्नोलिया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लिनली ने जल्दी से कहा। आगे बढ़ो। मैग्नोलिया बहुत विनम्र थी। पिछली बार सेक्वेरा गुस्से में था और मेरे दोस्त को मार डालना चाहता था। यह उसकी पत्नी की खातिर होना चाहिए था। क्या तुम्हें युवा मास्टर सेक्वेरा की पत्नी की वर्तमान स्थिति के बारे में पता है? लिनली ने सीधे पूछा। मैग्नोलिया ने अपना माथा सिकोड़ा, फिर सिर हिलाया। मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता। सेक्वेरा और उसकी पत्नी दोनों कबीले के सरदार की जागीर में रहते हैं। मुझे भी वहां जाना आमतौर पर मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि जो लोग इस स्थिति के बारे में जानते हैं वे शायद कबीले के सरदार की जागीर के नौकर और नौकरानियां ही होंगे। बस वही कुछ लोग। लिनली ने भौहें चढ़ाईं। कबीले के मुखिया की जागीर पूरे बैगशॉ कबीले में सबसे ज्यादा प्रतिबंधित क्षेत्र थी। वहां रहने वाले लोगों में बकविल और उसके 2 बेटे शामिल थे। वहां रहने वाले नौकर आमतौर पर कभी बाहर नहीं आते थे। जांच करना बहुत कठिन होगा। अगर आपके पास मौका हो तो आप सीधे सेक्वेरा या लॉर्ड कबीले के नेता से पूछ सकते हैं। मैग्नोलिया ने सलाह दी। ठीक है, समझ गया। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। लिनली तुरंत वहां से चला गया। सेक्वेरा या बैकविल से पूछो। लिनली को तो पता था कि यही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन लिनली को यह भी पता था कि पूछने पर सेक्वेरा या बैकविल को जरूर पता चल जाएगा कि वह सीजर की तरफ से पूछ रहा है। ऐसे में सेक्वेरा और बाकी लोग क्या सोचेंगे? कम से कम उन्हें काफी असहजता महसूस होगी। जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो, लिनली ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहती थी जिससे अन्य लोग चिढ़ जाएं। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उसने कई ऊंचे ओहदे वाले लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसे सेसिली की मौजूदा हालत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। निराश होकर लिनली पहले घर लौट सका। जब तक वह अपनी जागीर लौटा, लिनली ने गेट पर सीजर को देखा। लिनली, कैसा रहा? सीजर ने जल्दी से पूछा। सेसिली कबीले के नेता की जागीर में रहती है। मुझे भी वहां यूं ही घुसने की इजाजत नहीं है। जल्दी मत करो, मैं थोड़ी देर में फिर पूछूंगा। लिनली ने अफसोस से सिर हिलाया। सीजर की आंखों में निराशा के भाव उभर आए और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। लिनली ने मन ही मन आह भरी। ठीक है, टेरोसे और डायलिन यहाँ हैं, सीजर ने कहा। वे आए। लिनली तुरंत अंदर चली गई और पास खड़ा सीजर जल्दी से बोला, लिनली, तुम उन्हें दोष नहीं दे सकती। तुम जानती हो कि हालात कितने बुरे थे। वे बेकार में अपनी जान नहीं देना चाहते थे। मैं समझता हूँ। अपने दिल में लिनली ने टेरोसे या डिलिन को ज्यादा दोष नहीं दिया। बस लिनली उलझन में था। टेरोसे और डायलिन के बारे में उसकी समझ के अनुसार जब ऐसी खतरनाक स्थिति आई थी तो उन दोनों को सबसे पहले आगे आना चाहिए था, लेकिन दोनों ही पीछे हट गए, जिससे स्वाभाविक रूप से लिनली अविश्वास से भर गया। यद्यपि उनके निर्णय में कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी भावनात्मक दृष्टिकोण से इसे स्वीकार करना कठिन था। गलियारे से गुजरते हुए वह आंगन के दरवाजे से गुजरा। लिनली ने देखा कि डिलिन और टेरोसे बैठे हुए थे। बॉस, बेबे खड़ा हुआ, फिर अपने होठों के कोने से घृणा से बुदबुदाया, ये दोनों आए। लिनली ने बस बेबे की तरफ देखा। हालांकि वह खुश नहीं था, पर उन्हें इस तरह अपने चेहरे पर रौंदने की कोई जरूरत नहीं थी। डिलिन और टेरोसे दोनों तुरंत खड़े हो गए। दोनों थोड़े शर्मिंदा थे, लेकिन लिनली हंसते हुए उनके पास आया। डिलिन, टेरोसे, बैठो और बातें करो, बैठो। लिनली खुद सबसे पहले बैठ गया। डिलिन और टेरोसे ने एक दूसरे को देखा। लिनली, आज के बारे में, ये हमारी गलती थी। डायलिन ने आगे बढ़कर बात की। सिर हिलाते हुए उसने असहाय भाव से कहा, मुझे माफ करना। उस समय हम दोनों ही सोचते थे कि विरोध का मतलब सिर्फ मौत है, और इसलिए। टेरोसे ने भी सिर हिलाया। जब कोई व्यक्ति दोषी महसूस करता है तो वह बात करते समय डरपोक हो जाता है। डिलिन और टेरोसे इस समय ऐसे ही थे। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। लिनली हंसा। आखिरकार सीजर तो ठीक ही है। लिनली समझ गया कि डायलिन और टेरोसे दोनों को शर्म आ रही थी। चूंकि वे शर्म महसूस कर सकते थे, इसलिए उसे कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं थी। टेरोसे और डिलिन दोनों को राहत महसूस हुई। लिनली, टेरोसे हैरान हुए बिना नहीं रह सका और इसलिए उसने पूछा, मैंने सुना है कि आपने अकेले ही कई द्वीप रक्षकों को मार डाला और आपने एक लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग को भी हरा दिया। ये भाग्य था, लिनली ने कहा। टेरोसे और डायलिन ने एक दूसरे को देखा। वे यहाँ मिलो द्वीप पर रहते थे और जानते थे कि लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग कितने शक्तिशाली होते हैं। हर लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग में 7 सितारा शैतान जितनी शक्ति थी, लेकिन उनके सामने खड़ा ये देवता, लिनली, असल में एक 7 सितारा शैतान को हरा चुका था। जब वे यूलान महाद्वीप में थे, लिनली केवल एक अर्धदेव था। लिनली, क्या तुम भगवान हो या हाई गॉड? डायलिन ने फिर पूछा। ये पूछने में डिलिन की कोई गलती नहीं थी। लिनली का प्रदर्शन तो बस बहुत ही आश्चर्यजनक था। इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बस एक 6 स्टार फाइंड मान सकते हैं। लिनली ने सिर हिलाया।
टारों से, डायलिन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि अखाड़े में 100 लड़ाइयों के विजेता द्वीप के पश्चिमी भाग में गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि गुप्त क्षेत्र के अंदर क्या है? लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग मिलुओ द्वीप के गुप्त क्षेत्र में भी प्रवेश करने के योग्य थे। मिलुओ द्वीप के गुप्त क्षेत्र में आखिर क्या था? लिनली भी उलझन में थी। गुप्त क्षेत्र, डिलिन और टेरोसे दोनों आश्चर्यचकित और उलझन में थे। टारों से पूछो, मुझे यकीन नहीं है। डायलिन ने सिर हिलाया। क्या तुम ईश्वरीय अखाड़े में 100 लड़ाइयों के विजेता नहीं थे? लिनली को समझ नहीं आया। डायलिन ने समझाया, गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तुम्हें गुप्त क्षेत्र के भीतर एक परीक्षा से भी गुजरना होगा। अगर तुम योग्य माने जाओगे तभी तुम्हें दर्शन के लिए अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। मुझे तो दरवाजे के बाहर ही मना कर दिया गया था। लिनली चौंक गई। वहाँ इस बात के लिए निरीक्षण किया गया कि कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं? लिनली ने टेरोसे की ओर देखा, जिसने भावुक होकर कहा, गुप्त क्षेत्र में केवल एक ही चीज जो मैं देख पाया वह थी स्क्रायर रिकॉर्डिंग की एक श्रृंखला। स्क्रायर रिकॉर्डिंग? लिनली आश्चर्यचकित था। लिनली स्क्रायर रिकॉर्डिंग से बहुत परिचित था। ये रिकॉर्डिंग एक साधारण फ्लोटिंग स्क्रायर तकनीक यानी एक बहुत ही सरल जल शैली मंत्र से बनाई गई थी। उस साल एलिस से अलग होने से पहले लिनली ने 2 मेमोरी क्रिस्टल खरीदे थे जो स्क्रायर रिकॉर्डिंग से भरे हुए थे। उसने इन मेमोरी क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उन्हें एलिस को देने के लिए कई यादों से भर दिया था। केवल उनके अलग होने के बाद लिनली ने स्मृति क्रिस्टल को तोड़ दिया था। स्क्रायर रिकॉर्डिंग? लिनली को समझ नहीं आया। ये स्क्रायर रिकॉर्डिंग कई यादें दर्ज कर सकती थी, लेकिन बैगशॉ परिवार इन्हें खजाने की तरह क्यों रखता था? इन तस्वीरों में आखिर क्या दर्ज था? ठीक है, स्क्रायर रिकॉर्डिंग्स, टेरोसे ने आह भरते हुए कहा। उन विशेषज्ञों की रिकॉर्डिंग्स जिन्होंने आपस में मुकाबला किया। हर एक स्क्रायर रिकॉर्डिंग में कुछ वाकई हैरान कर देने वाले मुकाबलों को रिकॉर्ड किया गया है, जिनमें कम से कम 7 स्टार फाइन स्तर के विशेषज्ञ शामिल थे। लिनली की आंखें चमक उठीं। कई लोगों के लिए सच्चे विशेषज्ञों के बीच द्वंद्व युद्ध देखना बहुत फायदेमंद होता था, क्योंकि इससे उन्हें सफलता पाने और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती थी। आमतौर पर 7 स्टार फाइन्स की जोड़ी को लड़ते देखना बेहद दुर्लभ था। कितने द्वंद्व रिकॉर्डिंग हैं? लिनली भी उत्सुक थी। बहुत सारे, कम से कम हजारों। टेरोसे ने प्रशंसा में आह भरी। उन रिकॉर्डिंग्स में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। साथ ही उन सभी परम विशेषज्ञों के बारे में व्याख्याएं और परिचय भी हैं, जिनमें 6 विंग फाइंड, ब्लड वायलेट फाइंड, स्नो फाइंड, सिल्वर मून फाइंड शामिल हैं। यह वाकई आश्चर्यजनक था। सुनते समय लिनली की आंखें चमक रही थीं। इतने सारे 7 स्टार फाइंड द्वंद्व युद्ध। हालांकि मेरी ताकत अपर्याप्त थी। मुझे केवल दूसरे गुप्त कक्ष में जाकर देखने की अनुमति थी। टेरोसे ने अपना सिर हिलाया। दूसरे कक्ष में ज्यादातर 7 सितारा राक्षस स्तर की लड़ाइयां थीं। न केवल यहाँ नरक लोक में, बल्कि अन्य उच्चतर लोकों के साथ साथ दिव्य लोकों के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल थे। मैंने सुना है कि पहले कमरे में स्कायर रिकॉर्डिंग वाकई रोमांचक है। टेरोसे की आंखें चमक रही थीं। असुर स्तर के विशेषज्ञों की रिकॉर्डिंग है और माना जाता है कि अंतरतलीय युद्धों की भी रिकॉर्डिंग है। और यहाँ तक कि एक सम्राट द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की स्कायर रिकॉर्डिंग भी है। लिनली ने ठंडी सांस ली। किसी सम्राट द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की रिकॉर्डिंग? हालांकि ये सब तो पहले कमरे में ही है। टेरोसे ने सिर हिलाया। आमतौर पर सिर्फ लाल वस्त्रधारी बुजुर्गों या 7 सितारा राक्षसों को ही इन्हें देखने की इजाजत होती है। इसके अलावा ये सब सिर्फ बैगशॉ कबीले के निमंत्रण पर ही संभव है। लिनली को अच्छी तरह याद था कि कैसे बेकविल ने कहा था कि लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग के रूप में लिनली द्वीप के गुप्त क्षेत्र के पश्चिमी भाग में प्रवेश करने के लिए योग्य है। इतने सारे युद्ध में शामिल विशेषज्ञों की रिकॉर्डिंग एक अनमोल खजाना है। असुर स्तर की लड़ाइयाँ, अंतरतलीय लड़ाइयाँ और यहाँ तक कि संप्रभुओं का आक्रमण भी। लिनली का दिल धड़क रहा था। आक्रमण करते समय वे ऊंचे और शक्तिशाली संप्रभु कैसे दिखते थे? वह 2 दिनों से लाल वस्त्रधारी एल्डर था। इन 2 दिनों में लिनली को सेसिली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। बॉस, उस गुप्त क्षेत्र में वाकई बहुत सारी रोमांचक रिकॉर्डिंग हैं। क्या मैं भी जाकर देख सकती हूँ? जब से उन्हें 2 दिन पहले उस गुप्त क्षेत्र के बारे में जानकारी मिली थी, बेबे भी वहां जाकर देखने के लिए उत्सुक थी। मेरे पास वह अधिकार नहीं है। वह तो बैगशॉ वंश का खजाना है। लिनली ने फिर भौहें चढ़ाईं। बस, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक दूसरे से लड़ते हुए परम विशेषज्ञों की स्क्रायर रिकॉर्डिंग्स को निश्चित रूप से एक अमूल्य खजाना माना जा सकता है, लेकिन बैगशॉ कबीला इसे जनता के लिए खोलने और लाल वस्त्रधारी बुजुर्गों और 100 लड़ाइयों के विजेताओं को देखने की अनुमति देने के लिए तैयार क्यों है? लिनली हैरान था। तार्किक रूप से कहें तो इन रिकॉर्डिंग्स को गुप्त रखा जाना चाहिए। बेबे ने अपनी नाक रगड़ी, फिर बुदबुदाया। शायद इसलिए कि बैगशॉ कबीले को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है और इसलिए वे जानबूझकर उदारता का दिखावा करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ अखाड़े में लड़ने के लिए आ सकें। यही उनका लालच है। लिनली ने भी हल्के से सिर हिलाया। अचानक उनके पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। ये काले कवच पहने एक पहरेदार की आवाज थी। बड़े साहब। काले कवचधारी पहरेदार ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। कुल नेता के आदेशानुसार कल सुबह द्वीप के पश्चिमी भाग में संकट पीक पर एकत्रित हों। उस समय आप अखाड़े में 100 युद्धों के विजेताओं से मिलेंगे और उनके साथ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। लिनली की भौहें ऊपर उठ गईं। हाँ, ये तो ठीक उसी वक्त आ गया जब हम इस पर बात कर रहे थे। बेबे जोर से हंसी। अरे, क्या मैं भी जा सकती हूँ? काले वस्त्र पहने गार्ड को आश्चर्य हुआ और वह तुरंत विनम्रतापूर्वक पीछे हट गया। कोई ईमानदारी नहीं। बेबे ने नाक भान से कोड़ी।
वह बेचैनी से उत्सुक था, लेकिन लिनली अभी भी उसे देखने के लिए अंदर नहीं ले जा पा रही थी। बस अब और अधीर मत हो, आगे चलकर तुम्हें देखने का मौका मिलेगा। तुम क्या कह रही हो? इतनी खुश क्यों हो? डेलिया अपने कमरे से अंदर आए। हाँ, बेबे तुरंत खुशी से उछल पड़ी। मैं तो मूर्ख थी, 100 लड़ाइयाँ जीतने वाले ही मैदान में उतरने के काबिल होते हैं। हालांकि मैं भगवान हूँ, फिर भी मैं 100 जीत हासिल कर सकती हूँ। बेबे बेकाबू होकर उत्साहित हो गई। पिछली बार मैंने 10 जीत हासिल की थी, मैं जारी रखूंगी। मिलुओ द्वीप, सनकटा पीक। सनकटा पीक एक बहुत ही साधारण पर्वत शिखर था, सिर्फ 1000 मीटर ऊंचा। उस समय शिखर पर 8 लोग जमा थे, जिनमें से लिनली सबसे आखिर में पहुंची। जैसे ही लिनली वहां पहुंची और बाकी 7 लोगों को देखा, 3 उच्च देवता, 2 देवता, 2 अर्ध देवता, लिनली तुरंत समझ गया जिन लोगों को गुप्त क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति थी वे सभी 100 युद्धों के विजेता थे, इसलिए अर्धदेवता विजेताओं को भी अंदर जाने की अनुमति होगी। उसे लिनली ने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया। दुबला पतला शरीर, लंबा काला लबादा, लंबे काले बाल, पीठ पर एक वारब्लेड। ये लोमियो बोर्नसेन था। लोमियो बोर्नसेन ने लिनली को देखा था और वह उसे घूर रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम लिनली हो, है ना? लोमियो ने बैगशॉ कबीले का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था और फिर उस लड़ाई के बारे में कुछ जानकारी मांगी थी। उसे लिनली का नाम भी पता चल गया था। लिनली को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या लोमियो ने सचमुच उसे पहचान लिया? मैंने उस दिन तुम्हारे और उस लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग के बीच लड़ाई देखी थी। लोमियो का चेहरा, जो आमतौर पर इतना कठोर रहता था मानो चाकू से तराशा गया हो, इस समय एक मुस्कान की झलक दिखा रहा था। उसकी निगाहें किसी कीमती चीज को घूरने जैसी थीं। उसने दृढ़ता और जोर से कहा, तुम्हारी शक्ति बहुत महान है। गुप्त क्षेत्र से निकलने के बाद मुझे उम्मीद है कि हम एक प्रतियोगिता कर पाएंगे। लिनली को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। ये लोमियो तो बिल्कुल पागल था। जब भी कोई एक्सपर्ट मिलता तो उससे लड़ने को तैयार हो जाता। सब लोग, तुम सब यहाँ हो? एक जाना पहचाना चेहरा पास आया। लंबा कद, छोटे लाल बाल, ये बैगशॉ कबीले का युवा सरदार सेक्वेरा था। सेक्वेरा ने उन 8 लोगों पर नजर डाली, उसकी नजर पल भर के लिए लिनली पर रुकी, फिर जोर से बोला, ठीक है, मैं तुम सबको उस छिपे हुए इलाके में ले जाऊंगा। बस मेरे पीछे रहना और याद रखना, रास्ते में कोई उपद्रव मत करना। अगर उस छिपे हुए इलाके में पहरेदार तुम्हें मार देते हैं तो दूसरों को दोष मत देना। सेक्वेरा, लिनली ने अचानक कहा। सेक्वेरा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लिनली के प्रति उसके मन में जरा भी अच्छी भावनाएं नहीं थीं, फिर भी उसने मुंह खोला। बड़े लिनली, क्या बात है? मैं पूछना चाहता हूँ, सेसिली कैसी है? लिनली ने सीधे पूछा। इस सवाल से सेक्वेरा थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन लिनली के पास और कोई चारा भी नहीं था। आखिरकार वह कबीले के सरदार की जागीर में तो घुस नहीं सकता था। सीजा की खातिर उसे उसके चेहरे की परवाह किए बिना पूछना पड़ा। तुम मुझसे इस बारे में पूछ रहे हो? सेक्वेरा का चेहरा त्योरियों से उतर गया। वह अंदाजा लगा सकता था कि लिनली जरूर सीजा की तरफ से पूछ रही होगी। एक बार फिर सेसिली के मरते हुए शब्द सेक्वेरा के दिमाग में गूंज उठे। जब मैं तुम्हारे साथ सोया तो मैंने नाटक किया कि तुम सीजा हो। सेक्वेरा का गुस्सा बढ़ने लगा और वह खुद को रोक न सका और एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान छोड़ बैठा। हालांकि लिनली की ताकत को जानते हुए वह जानता था कि हमला करने का मतलब खुद को अपमानित करना है। उसने मिलुओ द्वीप छोड़ दिया, सेक्वेरा ने ठंडे स्वर में कहा। पुस्तक 16, स्टामिस्ट सागर, अध्याय 27, गुप्त क्षेत्र। मिलुओ द्वीप छोड़ दिया। लिनले को यह सुनते ही संदेह हुआ। उस आखिरी महायुद्ध को कुछ ही दिन बीते थे और सेसिली ने कुछ समय पहले ही सेक्वेरा से शादी की थी। वह अचानक मिलुओ द्वीप कैसे छोड़ सकती थी? अगर वह सचमुच चली भी गई होती तो दूसरों को ये देखना चाहिए था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने कई लोगों से पूछा था, उनमें से किसी को भी सेसिली के बारे में कुछ नहीं पता था, न ही उन्होंने उसे देखा था। वह झूठ बोल रहा है, लिनली ने फैसला किया। वह झूठ क्यों बोल रहा था? लिनली के मन में तुरंत एक भयानक पूर्वाभास हुआ। सब लोग मेरे पीछे आओ, हम निकल रहे हैं। सेक्वेरा का चेहरा इस समय बेहद भयावह लग रहा था। ये कहने के बाद वह लोगों के समूह को सनकटा पीक की ओर ले गया। हालांकि लिनली को मन ही मन शक हुआ, फिर भी वह उनके पीछे पीछे चला। सनकटा पीक, लिनली का 9 लोगों का समूह उसमें तैरता हुआ गया। कुछ ही क्षणों बाद लिनली का समूह एक गहरी गुफानुमा सुरंग में पहुंचा, जिसके भीतर सूर्य की रोशनी का नामोनिशान तक नहीं था। सेक्वेरा सबसे पहले उस गहरी सुरंग में दाखिल हुआ, जबकि लिनली के 8 लोगों का समूह थोड़ा हिचकिचाया, फिर अंदर घुस गया। युवा स्वामी सेक्वेरा, एक उच्चदेव ने दिव्य दृष्टि से कहा, ये गुप्त क्षेत्र वास्तव में कहाँ है? ये सुरंग अथाह गहरी प्रतीत होती है। बस मेरे पीछे आओ, सेक्वेरा ने शांति से कहा। लिनली और लोमियो शांति से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। डरने की क्या बात थी? ये सेक्वेरा उनके ठीक सामने था और उनमें से कोई भी सेक्वेरा को आसानी से मार सकता था। उन्हें सेक्वेरा की किसी भी चाल से डरने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा लिनली को टेरोसे से पता चल गया था कि उस छिपे हुए क्षेत्र में स्क्रायो रिकॉर्डिंग्स हैं। लिनली के दिमाग में एक आवाज गूंजी। लिनली ने पास खड़े लोमियो की ओर देखा। अभी अभी जिसने उसे मानसिक संदेश भेजा था वह लोमियो ही था। लोमियो के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और वह दिव्य ज्ञान से बातचीत करता रहा। जब मैंने तुम्हें लड़ते देखा तो मुझे यकीन हो गया कि 4 दिव्य जानवरों का कबीला सचमुच अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप है।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 4 दिव्य जानवरों के कबीलों की बाकी 3 शाखाएं कितनी शक्तिशाली हैं? इतने सारे सवाल क्यों? लिनली ने जवाब दिया, सच तो ये है कि लिनली को स्वयं 4 दिव्य जानवरों के कबीले के बारे में बहुत कम जानकारी थी। ठीक है, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल जाएगा जब मैं उनसे सचमुच लड़ लूंगा। इस गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद पहले थोड़ी सी मुकाबला करते हैं। उसके बाद मैं ब्लडरिज महाद्वीप के इंडिगो प्रांत जाऊंगा ताकि तुम्हारे 4 दिव्य पशु कुल की अन्य 3 शाखाओं के विशेषज्ञों को ढूंढ सकूं और उनसे मुकाबला कर सकूं। हालांकि लोमियो का चेहरा शांत था, उसकी आंखें चमक रही थीं। लोमियो अन्य विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई के लिए बहुत उत्सुक था। लिनली को ऐसा महसूस हुआ कि उसके सिर में दर्द होने लगा है। गुप्त कक्ष से बाहर निकलते ही उसे इस पागल से मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि लिनली को मुकाबला करना पसंद नहीं था, बल्कि लिनली अपनी ताकत और कमजोरी जानता था। अगर उसका सामना किसी ऐसे विशेषज्ञ से होता जो भौतिक हमलों में माहिर हो तो कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन अगर उसका सामना किसी आत्मा के हमलों के विशेषज्ञ से होता तो ये भयानक होता। लिनली ने मन ही मन कोसा, यह आदमी, उफ, ये तो लियमॉन्थ से भी ज्यादा पागल है। जैसे ही इसका सामना किसी विशेषज्ञ से होता है, यह उन्हें चुनौती देना चाहता है। दिव्य दृष्टि से लोमियो से बातचीत करते हुए लिनली जिस गति से आगे बढ़ रहा था, उसे देखते हुए वे कई किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि गुफा में कई किलोमीटर नीचे जाने के बावजूद अभी भी कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। इस गहराई को देखते हुए हमें मिलो द्वीप के बहुत अंदर होना चाहिए, लिनली ने मन ही मन अनुमान लगाया। अचानक लिनली को पता चला कि उनके नीचे का गलियारा पूरी तरह से पानी से भर गया था। वहाँ नीचे तो पानी ही पानी है। क्या हम अभी भी नीचे जा रहे हैं? किसी ने खुद को रोक न सका और पूछा, बस मेरे पीछे आओ और गपशप बंद करो। सेक्वेरा इस समय बहुत दुखी महसूस कर रहा था। संकटा पीक पर लिनली के शब्दों ने उसका मूड खराब कर दिया था। मरने से पहले सेसिली ने जो शब्द कहे थे उनसे उसे और भी ज्यादा अपमान महसूस हुआ, जितना तब हुआ था जब उसे पता चला था कि सेसिली के गर्भ में किसी और का बेटा है। टपक टपक लिनली का समूह सेक्वेरा के पीछे पानी में चला गया और उन 8 ने अपने शरीर के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण बना लिया, जिससे पानी आसानी से अवरुद्ध हो गया। उस समय मुझे टेरोसे से विस्तार से पूछना चाहिए था कि यह गुप्त क्षेत्र वास्तव में कौन सा है। लिनली उलझन में पड़ गई। इस जल जमाव वाले रास्ते की गुफाओं की दीवारें हरी भरी वनस्पतियों से ढकी हुई थीं। जाहिर है ये रास्ता बहुत लंबे समय से पानी से भरा हुआ था। अचानक उनके नीचे की सुरंग चिकनी हो गई और इस चिकनी सुरंग के अंत में एक हल्की चमक दिखाई दे रही थी। आखिरकार हम अंत तक पहुंच ही गए। लिनली खुद को जश्न मनाने से नहीं रोक पाए। हालांकि जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, उन्हें अंतहीन असीम पानी का एक संसार दिखाई दिया। अरे, ये गुप्त क्षेत्र वास्तव में समुद्र के बीच में है। लिनली आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सकी। सेक्वेरा ने व्यंग्य किया, क्या आप हैरान हैं? लिनली को पता चला कि जब से उसने ये सवाल पूछा था तब से सेक्वेरा का चेहरा लगातार बदसूरत होता जा रहा था और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। लिनली जवाब देने की जहमत नहीं उठा पा रहा था। सेक्वेरा से बहस करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। कुछ देर तक समुद्र की तलहटी में उड़ने के बाद लिनली स्तब्ध रह गई। दूर समुद्र की तलहटी में दर्जनों किलोमीटर की परिधि वाला एक विशाल काला महल खड़ा था, मानो कोई विशालकाय राक्षस घात लगाए बैठा हो। हैरानी की बात यह थी कि महल के चारों ओर गश्त करती अनगिनत घनीभूत आकृतियां दिखाई दे रही थीं। यहाँ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ये हमारे द्वीप के पश्चिमी भाग का गुप्त क्षेत्र है, सेक्वेरा ने गर्व से कहा। मेरे बैगशॉ कबीले का गुप्त क्षेत्र। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ आने का मौका मिला। जैसे ही वह बोल रहा था, दूर से काले लबादे पहने काले बख्तरबंद योद्धाओं का एक दस्ता उड़ता हुआ आया। इस दस्ते को देखकर लिनली और बाकी सभी के दिलों में एक अजीब सी खलबली मच गई। इन 10 पहरेदारों के चेहरे से स्वाभाविक रूप से एक भयावह आभा निकल रही थी और उनके चेहरे भावहीन और ठंडे थे। उनमें से प्रत्येक एक विशेषज्ञ है। लिनली को अतुलनीय रूप से आश्चर्य हुआ। मिलो द्वीप के योद्धाओं की तुलना में ये काले कवच और काले लबादे वाले रक्षक कहीं ज्यादा शक्तिशाली, वीर और निर्दयी आभा बिखेर रहे थे। लोमियो ने भी अपनी आंखें सिकोड़कर दूर स्थित काले महल को ध्यान से देखा। एक ही कबीले के पास वास्तव में इतनी सारी ताकतें होती हैं। लिनले को आश्चर्य हुआ। वह नंगी आंखों से हजारों लोगों को देख सकता था, जिनमें से हर एक उच्च देवता था, और वह भी उत्कृष्ट उच्च देवता। वे द्वीप रक्षकों के स्तर के नहीं थे, जो किसी भी उच्च देवता से बने थे जो शामिल होना चाहता था। युवा मास्टर सेक्वेरा, दस्ते के नेता ने झुककर अभिवादन किया। वे सब आ गए। चलो चलें, सेक्वेरा ने शांति से कहा। 10 काले बख्तरबंद पहरेदारों ने तुरंत लिनली के समूह को काले महल की ओर निर्देशित किया। काले महल के द्वार खुले थे। ये काला महल समुद्र की गहराई में अज्ञात समय से मौजूद था। अजीब बात ये थी, काले महल में एक अजीब सी ऊर्जा थी। वह समुद्र के पानी को दूर रखने में सक्षम थी, जिससे सारा समुद्री पानी काले महल के 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ पाता था। ऐसा लग रहा था मानो कोई पारदर्शी दीवार महल की रक्षा कर रही हो और सारा समुद्री पानी दूर रख रही हो। और इस प्रकार लिनली का समूह अचानक जलविहीन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अरे, सभी लोग आश्चर्यचकित थे, जबकि लोमियो की आंखें भी उत्साह से चमक उठीं। लिनली ने ध्यान से मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई खास बाधा नजर नहीं आई। दुनिया में वाकई हर तरह के अजूबे हैं। जैसे ही वह काले महल में दाखिल हुआ और उसके अंदर कई पहरेदारों को देखा, लिनली दंग रह गया। यह संभवतः बैगशॉ कबीले की असली शक्ति है, लिनली ने खुद से कहा।
काले महल के अंदर एक खाली चौक। लिनली का 8 लोगों का समूह यहाँ इंतजार कर रहा था। यहाँ थोड़ी देर रुको, बाद में लोग आएंगे, सेक्वेरा ने भावशून्य होकर कहा। तुम्हें गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका मिलेगा या नहीं, ये देखने के लिए तुम्हारा परीक्षण करना होगा। इतना कहकर सेक्वेरा खुद मुड़ा और चला गया। उनका कार्य पूरा हो गया था। परीक्षित, कुछ लोग तुरंत ही हैरान हो गए। क्या यह नहीं कहा गया था कि जब तक हम 100 जीत हासिल कर लेंगे तब तक हम गुप्त क्षेत्र में जाकर देख सकेंगे? ये परीक्षण क्यों है? ये बात सुनकर लोमियो और लिनली दोनों चुप रहे। लिनली को पहले से ही पता था कि एक परीक्षा होगी और वह अपने आसपास के इलाके को घूरता रहा। इस चौक के आसपास की इमारतों में भी काले बख्तरबंद पहरेदारों की गश्त लगी रहती थी और पूरा किला एक सैन्य किले जैसा था जहां बेहद कड़ी सुरक्षा थी। कुछ ही क्षणों बाद चौक के सामने स्थित 10 मीटर ऊंचे प्राचीन गहरे नीले रंग के द्वार खुल गए। फ्याक! गहरे नीले रंग के गेट खुलने से बहुत अप्रिय खरोंचने जैसी आवाज आए। द्वार के अंदर से 6 लोग बाहर निकले, जिनमें से एक नेता सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, लाल कवच और लाल लबादा पहने एक आदमी था। उसके पीछे 5 लोग काले कवचधारी योद्धा थे, लेकिन उन्होंने भी लाल लबादा पहन रखा था। स्वागत है। सफेद बालों वाला बुजुर्ग तुरंत आगे बढ़ा और खुलकर हंसा। कैसल हैंड से हान दी साई में आपका स्वागत है। मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम उरिया यू लाई है। कैसल हैंड से लिनली के दिल में संदेह का भाव पैदा हो गया। हालांकि अखाड़े में 100 लड़ाइयों के सभी विजेता इस गुप्त क्षेत्र में आ सकते हैं। उरिया हंसा। गुप्त क्षेत्र के अंदर की स्क्रायो रिकॉर्डिंग हर किसी को नहीं दिखाई जाती। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको परीक्षण से गुजरना होगा। स्क्रायो रिकॉर्डिंग किसकी? लोमियो ने कहा। 7 सितारा राक्षसों के युद्ध, असुरों के युद्ध, अंतर्ग्रहीय युद्ध, एक सम्राट द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की भी, यहाँ तक कि स्क्रायो रिकॉर्डिंग। उरिया मुस्कुराया। यह मेरे बैगशॉ कबीले ने अनगिनत वर्षों में जमा किया है। ये शब्द निकलते ही सबकी आंखें चमक उठीं। लोमियो की भी आंखें चमक रही थीं। लिनली ने मन ही मन आह भरी। युद्ध में माहिर लोगों की ये स्क्रायो रिकॉर्डिंग वाकई बहुत आकर्षक थी। अब तुम सब एक एक करके हमारे लोगों से मुकाबला करने आओ। तुम्हारे प्रदर्शन के आधार पर मैं तय करूंगा कि तुम देखने के योग्य हो या नहीं। उरिया ने अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति की ओर देखा और तुरंत ही काला कवच और लाल लबादा पहने एक बेरहम गंजा आदमी आगे बढ़ा। उरिया ने अपना हाथ बढ़ाकर उच्च देवता विजेताओं में से एक की ओर इशारा किया। पहले तुम। ठीक है। वह हाई गॉड जिसने 100 अखाड़े जीत लिए थे 2 बार हंसा, फिर आगे बढ़ा। अगर मैं उसे मार दूं तो मुझे दोष मत देना। इस हाई गॉड ने नीले रंग का चोगा पहना हुआ था और उसकी भौहें मोटी थीं। अगर तुम उसे मार सकते हो तो मार डालो। उरिया शांति से हंसा। तुरंत ही नीले वस्त्रधारी महादेव और गंजा आदमी चौक के बीचों बीच आ गए। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए। अब आप शुरू कर सकते हैं, उरिया ने आदेश दिया। धमाका! नीले वस्त्रधारी उच्च देवता तुरंत एक ज्वलंत प्रकाश की चमक में बदल गया, जिसमें से लपटें नहीं निकल रही थीं। चिलचिलाती गर्मी के कारण हवा भी चटकने लगी और फिर ज्वालाहीन अग्नि प्रकाश तुरंत एक ज्वलंत तीर के सिरे में बदल गया, जो चौक में हवा में मंडरा रहा था और एक हृदय कंपा देने वाली शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। स्वूश! ज्वाला का तीर अचानक उल्का की तरह फूट पड़ा। गंजे आदमी ने धीमी सी खर्राटे भरी। उसका पूरा शरीर तुरंत मिट्टी के पीले कवच से ढक गया। उसकी विशाल मुट्ठी लहरदार रोशनी से ढक गई और उसने आश्चर्यजनक रूप से उस जलती हुई मिसाइल की ओर एक सीधा मुक्का मारा। धमाका! एक धीमी गड़गड़ाहट भरी आवाज, यहाँ तक कि अखाड़ा भी कांप उठा। उस गंजे आदमी की मुट्ठी पर लहराती रोशनी चकनाचूर हो गई थी और उसकी मुट्ठी भी उड़ गई थी। उसके शरीर पर मिट्टी के पीले कवच की परत भी टूट गई थी और वह खुद को रोक नहीं पाया और कई कदम पीछे हट गया, जिससे जमीन भी फट गई। आग जैसी लाल मिसाइल भी धराशायी हो गई। नीले वस्त्रधारी उस उच्चदेव का चेहरा राख सा हो गया था, लेकिन वह अभी भी वहीं खड़ा था। बुरा नहीं। सफेद बालों वाले उरिया ने सिर हिलाया। तुम दूसरे गुप्त कमरे में प्रवेश करने के योग्य हो। दूसरा गुप्त कमरा? नीले वस्त्रधारी उच्च देवता उलझन में पड़ गया। ठीक है। गुप्त क्षेत्र 2 कमरों में बटा है, पहला कमरा और दूसरा कमरा। पहले कमरे में ज्यादा स्क्रायो रिकॉर्डिंग है और उन रिकॉर्डिंग के विशेषज्ञ ज्यादा शक्तिशाली हैं। उरिया ने शांति से कहा। तो फिर मुझे पहले कमरे में प्रवेश करने के योग्य होने के लिए क्या करना होगा? नीले वस्त्रधारी उच्च देवता इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उसे एक ही वार में मार डालो। उरिया ने गंजे आदमी की ओर इशारा किया। नीले वस्त्रधारी उच्चदेव ने तुरंत हार मान ली। ये सुनकर लिनली दंग रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस किले का सरदार जीवन का कोई मोल नहीं समझता? वह इतनी आसानी से अपने ही लोगों की बलि चढ़ा सकता है? अगला नंबर तुम्हारा है। उरिया ने एक परमेश्वर की ओर इशारा किया। बस, बहुत हो गया। एक ठंडी आवाज गूंजी। लोमियो सीधे आगे बढ़ा और उरिया को शांति से देखता रहा। पहले मुझे जाने दो। तुमने कहा था न कि अगर मैं उसे एक ही वार में मार गिराऊं तो मैं पहले कमरे में जा सकता हूँ, है ना? उरिया ने आश्चर्य से लोमियो की ओर देखा, फिर हंसा। तुम लोमियो हो, है ना? लोमियो ने शांति से सिर हिलाया। तुम्हें जांच करवाने की जरूरत नहीं है। उरिया ने सिर हिलाया और हंसा। तुम 8 में से तुम्हें और लाल वस्त्रधारी एल्टर लिनली को जांच करवाने की जरूरत नहीं है। तुम सीधे पहले कमरे में जाकर देख सकते हो। लिनली अपनी हंसी रोक नहीं सकी। हालांकि गुप्त कमरे को खोलना बहुत जरूरी है। हमें महल के मालिक से एक अनुरोध करना होगा और फिर एक अच्छा समय निकालना होगा। आप अभी आराम कर सकते हैं।
हम आपको जल्द ही सूचित करेंगे। ये कहते हुए उरिया ने लिनली और लोमियो को ले जाने के लिए लोगों का इंतजाम किया। जब लिनली को काले कवच और लाल लबादा पहने गार्ड द्वारा ले जाया गया तो उसे अब सब समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि किले के सरदार को अपने आदमियों की जान की परवाह नहीं है। बात यह है कि जब कोई सच्चा विशेषज्ञ आता है तो किसी परीक्षण की जरूरत नहीं होती। लिनली बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रही थी जब जल्द से जल्द उन स्क्राय तस्वीरों को देखा जा सकेगा। काला किला बहुत बड़ा था। इसकी दीवारें मोटी और मजबूत थीं और गलियारे बहुत जटिल थे। कैप्टन बू, मैं लगभग 1 महीने से यहाँ हूँ। महामहिम अभी तक मुझसे मिलने को तैयार क्यों नहीं है? इतनी जल्दी मत करो। अगर महाराज आपसे मिलना चाहेंगे तो जरूर मिलेंगे, वरना यहीं रुको। आगे गलियारे से आती यह आवाज सुनकर लिनली भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। यह आवाज तो बहुत जानी पहचानी है। लिनली के सामने 4 गलियारे थे। एक गलियारे से 2 लोग बाहर निकले और उनमें से एक आदमी ने लंबा हरा चोगा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर मछली के छिलके थे। वह उस समय एक और आदमी के साथ था जिसने काला कवच और लाल लबादा पहना हुआ था, जिससे पहला आदमी लगातार बातें कर रहा था। और फिर वे दोनों दूसरे गलियारे में दाखिल हुए। गैनमोंटेन, लिनली का चेहरा अविश्वास से भर गया। वह यहाँ क्यों है? यह वही व्यक्ति था जिसने स्टामिस्ट सागर में लिनली के समूह पर हमला किया था। वही व्यक्ति जो ओलिविया को उसके लॉर्ड कमांडर को सौंपना चाहता था। गैनमोंटेन। पुस्तक 16, स्टामिस्ट सागर, अध्याय 28, रहस्य। असल में गैनमोंटेन ओलिविया को जबरदस्ती ले जाना चाहता था, लेकिन लिनली ने मना कर दिया था। इस तरह गैनमोंटेन और लिनली एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। उस समय लिनली ने गैनमोंटेन के दिव्य वायु क्लोन को मारने के लिए अपने ब्लैकस्टोन स्पेस पर भरोसा किया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि गैनमोंटेन का वास्तव में एक दिव्य जल क्लोन ही था। गैनमोंटेन स्वाभाविक रूप से लिनली से बेहद नफरत करता था। लिनली को अभी भी गैनमोंटेन की मरते हुए चीख साफ याद थी। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मारोगे तो लॉर्ड कमांडर तुम्हें जरूर मार डालेगा। उस समय गैनमोंटेन ने लिनली को धमकाने के लिए तथाकथित लॉर्ड कमांडर का इस्तेमाल किया था। वह लॉर्ड कमांडर को ढूंढने गया था और अब वह यहाँ है। क्या ये हो सकता है कि लॉर्ड कमांडर यहीं हो? लिनली ने भौहें चढ़ाईं। ये रहस्यमयी समुद्र तल का किला कैसल हैंसे, जिस सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने उनका स्वागत किया था, उसने एक बार कहा था, इस गुप्त कमरे को खोलना बहुत जरूरी है। हमें महल के मालिक से इजाजत लेनी होगी। महल के स्वामी, लिनली ने सोचा। उरिया जिन लोगों को लाया था वे सभी शक्ति में लगभग 6 स्टार फाइंड के स्तर के थे। तो उरिया की शक्ति, महल के स्वामी की शक्ति, गैनमोंटेन का तथाकथित कमांडर, महल का मालिक। उसी क्षण लिनली को अचानक एक संभावना सूझी। इस संभावना के बारे में सोचते ही लिनली के मन में एक डर सा छा गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं उस मेमने की तरह हूँ जिसने खुद को बाघ के मुंह में सौंप दिया है? क्या मैं अपनी जान देने आया हूँ? लिनली ने सोचा। मिलो द्वीप पर विशेषज्ञों की संख्या और यहाँ समुद्र तल पर स्थित कैसल हैंसे में प्रदर्शित विशेषज्ञों की संख्या को देखते हुए लिनली यह बता सकते थे कि कैसल हैंसे का ये स्वामी बिना किसी संदेह के एक परम विशेषज्ञ था जिसके पास आश्चर्यजनक शक्ति थी। नरक लोक में जिस व्यक्ति का रुतबा ऊंचा होता था उसके पास उतनी ही शक्ति भी होनी चाहिए थी, अन्यथा दूसरे लोग उसके अधीन नहीं होते। अरे, लिनली के साथ यात्रा कर रहे लोमियो ने स्वाभाविक रूप से देखा कि लिनली इस समय कुछ अजीब लग रहा था। उसने लिनली की ओर देखा, हैरान। आखिर लिनली ने अपना संतुलन इस तरह क्यों खो दिया? सौभाग्यवश उनका नेतृत्व कर रहे व्यक्ति ने लिनली की ओर मुड़कर नहीं देखा और उसे पता नहीं चला कि क्या हुआ था। महामहिम, जैसे ही हम गेस्ट हाउस पहुंचेंगे हम लगभग वहां पहुंच ही जाएंगे। काले बख्तरबंद लाल लबादा पहने योद्धा हंसते हुए बोला। उसके शब्दों से लिनली चौंककर अपनी सोच से जाग गया। लिनली ने तुरंत अपनी सोच को बदलना शुरू कर दिया। आखिरकार स्थिति अभी तक पूरी तरह से भयावह नहीं हुई थी। मान भी ले कि महल का स्वामी कमांडर था, जो हो भी सकता था, तो भी वह व्यक्ति लिनली से कभी नहीं मिला था। एक समय में एक ही काम, लिनली ने खुद से कहा। समुद्र तल पर स्थित कैसल हैंसे एक छोटे से शहर जैसा था जो एक दूसरे को काटते हुए गलियारों से भरा हुआ था और उसे कई हिस्सों में बांटता था। आमतौर पर सभी मेहमान एक ही जगह पर ठहरते थे, जहाँ कई 2 मंजिला इमारतें थीं जो एक ही तरह से बनी थीं। ये छोटी इमारतें चावल के पीले रंग के पत्थरों से बनाई गई थीं और काले महल के भीतर रहने से काफी आरामदायक महसूस होता था। लॉर्ड लोमियो, आप यहाँ कमरा 26 में रहेंगे। लॉर्ड लिनली, आप यहाँ कमरा 27 में रहेंगे। काले कवचधारी लाल लबादाधारी योद्धा ने आदरपूर्वक कहा। समय आने पर कोई आपके लिए भोजन पहुँचा देगा। जहाँ तक गुप्त कक्ष में प्रवेश करने की बात है तो कृपया अधीर न हो महामहिम। समय आने पर कुछ लोग आपको सूचित करने आएंगे। लोमियो ने भौहें चढ़ाईं। क्या हमें यहीं अनिश्चित काल तक इंतजार करना चाहिए? लिनली को भी असहज महसूस हुआ। महामहिम, चिंता मत कीजिए। हमारे पुराने नियमों के अनुसार लगभग आधे दिन में आपको गुप्त क्षेत्र में आमंत्रित किया जाएगा। सबसे धीमी गति से भी इसमें केवल 3 दिन लगेंगे। गार्ड मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है। लोमियो ने शांति से सिर हिलाया। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। लोमियो को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन लिनली को आपत्ति थी। अब तुम जा सकते हो। लिनली गार्ड से पीछे हट गया। उसे थोड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि वह जितना ज्यादा समय यहाँ कैसल हैंसे में बिताता यह उतना ही खतरनाक होता जाता।
आखिरकार गैनमोंटेन इसी महल में था। लिनली, मैं अभी अपने कमरे में जाता हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो, लोमियो ने कहा, फिर तुरंत मुड़कर अपने कमरे में चला गया, लिनली को जवाब देने का मौका दिए बिना। लोमियो वैसे तो बहुत घमंडी और एकाकी स्वभाव का था। लिनली को लड़ते देखकर और उससे मुकाबला करने की चाहत के कारण ही वह अब इतना विनम्र था, वरना वह लिनली से इतनी बातें क्यों कहता। लेकिन लिनली का मन तो गैनमोंटेन में ही उलझा हुआ था, इसलिए लोमियो की चिंता करने की उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं थी। वह भी मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। पत्थर के बिस्तर पर ध्यानमग्न मुद्रा में बैठकर उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा। मैं युद्ध विशेषज्ञों की स्क्रायर रिकॉर्डिंग देखने आना चाहता था, लेकिन किसने सोचा था कि गैनमोंटेन यहाँ है। लिनली ने मन ही मन आह भरी। इसी समय बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रवेश करो, लिनली ने शांति से कहा। दरवाजा खुला। तुरंत चटक पीले वस्त्र पहने दो खूबसूरत महिलाएं खाने की एक बड़ी थाली लेकर लिनली के कमरे में दाखिल हुईं। आप इसे मेज पर ही छोड़ सकते हैं, लिनली ने शांति से कहा। जी हाँ महामहिम, दोनों दासियां बहुत सम्मानपूर्वक बोलीं। उन्होंने धीरे से व्यंजनों की थाली रखी, लेकिन लिनली ने अचानक अपना सिर उठाकर उनकी ओर देखा। क्या हमारे साथ आए लोगों की जांच पूरी हो गई है? एक दासी ने आदरपूर्वक कहा। जी हाँ महाराज, जांच पूरी हो गई है। उन 6 राजाओं में से 2 मिलवो द्वीप लौट चुके हैं, जबकि बाकी 4 यहीं रह रहे हैं। महाराज, आपसे ज्यादा दूर नहीं। ओह, लिनली समझ गई। 6 में से 2 डिलिन की तरह थे। उन्हें मना कर दिया गया था और बाहर कर दिया गया था और उन्हें गुप्त कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। अब आप जा सकते हैं, लिनली ने निर्देश दिया। दोनों नौकरानियों ने प्रणाम किया और चली गईं। जहां तक स्वादिष्ट व्यंजनों की बात है, लिनली ने एक भी निवाला नहीं खाया। उसे अभी न तो भूख थी और न ही स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा। चाहे सौभाग्य हो या विपत्ति, अगर यह विपत्ति है तो मैं इसे किसी भी तरह टाल नहीं पाऊंगा। लिनली ने आंखें बंद कर लीं और चुपचाप ध्यान में लग गया। कैसल हैंड से उस समय लाल बख्तरबंद, लाल लबादा पहने, सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी उरिया एक कड़े नियंत्रित और प्रतिबंधित गलियारे पर चल रहा था। गड़गड़ाहट, रहस्यमयी नक्काशी से ढका एक विशाल दरवाजा खुला, जिससे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। उरिया ने आगे कहा, और फिर दरवाजे के दोनों ओर खड़े 2 गार्डों ने तुरंत उसे पुनः बंद कर दिया। रास्ते के दोनों ओर की दीवारों पर कुछ नक्काशी थी, या तो युद्ध करते हजारों सैनिकों की, या हवा में एक दूसरे से द्वंद्व करते 2 आकृतियों की। रास्ते के अंत में एक चौड़ा खाली सिंहासन कक्ष था। सिंहासन कक्ष के एक छोर पर एक विशाल चिमनी थी। उरिया चिमनी के सिरे पर गया और एक बटन दबाया, जिससे तुरंत एक चौड़ा गलियारा सामने आ गया, जो पूरी तरह से रक्त लाल पत्थर से बना था। इस रक्त लाल गलियारे में एक ऐसी मौत की आभा थी जो किसी का भी दिल दहला देती थी। उरिया ने गहरी सांस ली, फिर चौड़ी छिपी हुई सुरंग में कदम रखा। सुरंग ज्यादा बड़ी नहीं थी। अंत में काले किनारों वाला एक रक्त लाल दरवाजा था, जो 10 मीटर ऊंचा और 6 मीटर चौड़ा था। पूरे दरवाजे से हल्की लाल चमक निकल रही थी। उरिया ने एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। गुरु, उरिया ने धीमी आवाज में कहा। जांच हो गई? दरवाजे के पीछे से एक धीमी कोमल आवाज गूंजी। उरिया ने आदरपूर्वक कहा, गुरुजी, कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। बाकी 6 में कोई विशेष योग्यता या क्षमता नहीं थी। हालांकि गुरुजी, जिन 2 पर आपने ध्यान दिया वे बहुत शक्तिशाली होने चाहिए। मैं, आपका शिष्य, अखाड़े में लोमियो की लड़ाइयों का प्रत्यक्ष गवाह रहा हूँ। वह निश्चित रूप से 7 सितारा शैतान के स्तर का है। जहाँ तक उस लाल वस्त्रधारी वृद्ध लिनली की बात है, तो वह लाल वस्त्रधारी वृद्ध बोसलो को आसानी से हरा सकता था। आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अंदर बैठे व्यक्ति ने कुछ अनिर्मित आवाज निकाली। उरिया ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर पूछा, गुरुजी, लिनली 4 दिव्य जानवरों के वंश का वंशज है। 4 दिव्य पशु वंश। धीमी आवाज में अचानक हंसी आने लगी। हाँ, अगर ये 10,000 साल पहले की बात होती तो मुझे चिंता होती। हालांकि 4 दिव्य पशु वंश इस समय मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उसके पास सॉवरेन माइट की एक बूंद होने का मतलब है कि यह लिनली 4 दिव्य पशु वंश में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। दुर्भाग्य से वर्तमान तो वर्तमान है, 10,000 साल पहले नहीं। कल लिनली और लोमियो को मुझसे मिलने के लिए अंदर लाना। पहले लोमियो को अंदर आने दो, फिर लिनली को, धीमी आवाज ने निर्देश दिया। हाँ गुरु, उरिया ने आदरपूर्वक कहा। कुछ क्षण बिना कोई उत्तर दिए प्रतीक्षा करने के बाद उरिया ने आदरपूर्वक कहा, तो अब मैं चलता हूँ, आप जा सकते हैं। उरिया ने तुरंत प्रणाम किया और फिर चला गया। उसे अपने गुरु की जरा भी चिंता नहीं थी। प्रभु की शक्ति की एक बूंद वाकई शक्तिशाली थी, लेकिन उसका गुरु सर्वोच्च स्तर पर था, प्रभु के स्तर से भी नीचे। प्रभु की शक्ति की एक बूंद के बारे में भूल जाओ। यहाँ तक कि रडबर्ड महाद्वीप के परम विशेषज्ञ लॉर्ड एकेंस, जो स्याही के पत्थरों से सॉवरेन माइट को परिष्कृत करने में सक्षम थे, उनसे भी उनके शिक्षक को डर नहीं था। प्रभु की शक्ति अलग अलग लोगों के हाथों में अलग अलग मात्रा में शक्ति भी रखती है। उरिया को अपने शिक्षक द्वारा एक बार कहे गए शब्द स्पष्ट रूप से याद थे। लिनली इस समय आंखें बंद किए बैठा था, जबकि लोग कभी कभार बाहर से सड़क पर आते जाते थे। ज्यादातर नौकरानियां और पहरेदार होते थे, लेकिन हाँ, कभी कभार कुछ मेहमान भी वहां से गुजरते थे, और हर बार लिनली अपनी आंखें खोलेगा। गैनमोंटेन मेहमान है, उसे भी इसी इलाके में रहना चाहिए। लिनली ने मन ही मन कहा। उस कैप्टन से हुई बातचीत से लगता है कि गैनमोंटेन साफ तौर पर उस तथाकथित
लॉर्ड से मिलने का इंतजार कर रहा है। चुपचाप चुपचाप समय बीतता गया। हालांकि वे समुद्र की तलहटी में थे और यह नहीं बता पा रहे थे कि दिन है या रात। लिनली मन ही मन अंदाजा लगा पा रहा था कि सूरज उगने का है या डूबने का। अब रात हो चुकी थी। अचानक खिड़की के बाहर गली से कदमों की आहट सुनाई दी। लिनली ने फिर भी अपनी आंखें खोलीं और खिड़की से बाहर ध्यान से देखने लगा। एक आकृति खिड़की के पास से गुजरी। लिनली की आंखें तुरंत चमक उठीं। हालांकि उसने उस आदमी की सिर्फ एक झलक देखी थी, लिनली ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह गैनमोंटेन था। सोचते ही लिनली के कमरे में एक मानव आकृति प्रकट हुई। ये लिनली के मृत्युदेव गोलेम में से एक था। स्वूश! मृत्युदेव गोलेम तुरंत दरवाजे के बाहर प्रकट हुआ, सड़क की ओर देख रहा था। मृत्युदेव गोलेम कोई जीवित प्राणी नहीं था। उसके भीतर लिनली की चेतना का बस एक संकेत था। द्वार पर वह दूर खड़े गैनमोंटेन को घूर रहा था, जिसने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन अगर लिनली खुद गैनमोंटेन को घूर रहा होता तो उसे जरूर ध्यान आता। आखिरकार डेथ गॉड गोलेम कोई जीवित प्राणी नहीं था, वह तो बस एक वस्तु थी। किसी वस्तु की परवाह कौन करेगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह गैनमोंटेन भी यहाँ होगा। लिनली डेथ गॉड गोलेम के माध्यम से गैनमोंटेन को एक छोटी सी 2 मंजिला इमारत में प्रवेश करते हुए स्पष्ट रूप से देख सकता था, जो उनसे लगभग 800 मीटर दूर थी। बात तो समझ में आती थी। आखिरकार गैनमोंटेन 1 महीने पहले ही आ गया था। उसका यहीं रहना भी समझ में आता था। लिनली की आंखों में एक हत्यारी नजर चमक उठी। गैनमोंटेन को अभी तक अपने भगवान से मिलने का मौका नहीं मिला है। बेहतर होगा कि इस संभावित आपदा के स्रोत को जल्द से जल्द हटा दिया जाए। अगर गैनमोंटेन को जिंदा रहने दिया गया तो ये लिनली और ओलिविया दोनों के लिए बहुत खतरनाक होगा। उसे तुरंत हटा देना ही बेहतर था। कैसल हेम्से के गश्ती दल मेहमानों के रहने वाले क्षेत्र पर बहुत कड़ी निगरानी नहीं रखते थे। इसके अलावा यदि वे कड़ी निगरानी भी रखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फुसफुसाहट। डेथ गॉड गोलेम ने अंतरिक्षीय वलय में प्रवेश किया, जबकि लिनली स्वयं तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर तुरंत जमीन के साथ जुड़ गया। विश्व भ्रमण। लिनली की हिम्मत नहीं हुई कि किसी आभा का कोई संकेत दे। वर्ल्ड वॉकिंग का इस्तेमाल करते हुए वह तुरंत उस 2 मंजिला इमारत के नीचे वाली खिड़की तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, लिनली ने गैनमोंटेन को जोर जोर से गालियां देते सुना। ये कमीनों का झुंड है। इन्हें पता था कि मेरा दिव्य पवन क्लोन नष्ट हो गया है, इसलिए ये सब मुझे नीची नजरों से देखते हैं। इतनी देर तक इनसे बात करने के बाद भी ये सब अभी भी देर कर रहे हैं। शायद महाराज को पता भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। गैनमोंटेन का पेट इस समय आग से भरा हुआ था और इस प्रकार वह इस समय अपने कमरे में गालियां दे रहा था। वह यहाँ लॉर्ड कमांडर से मिलने की चाहत में आया था, लेकिन अब जब उसकी दिव्य पवन क्लोन को खोने के बाद उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी, तो उसके सभी पुराने दोस्त उसकी ओर देखने लगे, मानो उसके गर्म चेहरे को अपने बर्फीले नितंबों से दबा रहे हों। वह भला कैसे परेशान न होता? मादरचोद, ये सब लिनली की गलती है। गैनमोंटेन हमेशा लिनली को याद रखेगा, जिसने उसके शक्तिशाली दिव्य पवन क्लोन को नष्ट कर दिया था। एक बार जब लॉर्ड कमांडर को पता चल जाएगा कि एक आत्मा उत्परिवर्ती देवता है, तो वह जरूर हस्तक्षेप करेगा। लिनली जरूर मरेगी। गैनमोंटेन ने दांत पीस लिए। ठीक है, मैं लॉर्ड कमांडर को अपने सोलसीड से लिनली को नियंत्रित करने और लाखों साल तक बिना आजादी के जीने के लिए कहूंगा और फिर मार डाला जाऊंगा। खिड़की के बाहर से गैनमोंटेन की गाली सुनकर लिनली का दिल कांप उठा। सोलसीड नियंत्रण। लिनली को साफ साफ याद था कि जब वह यूलान महाद्वीप पर था तो उसके पुराने दोस्त बॉस येल को एक बार इसी तरह नियंत्रित किया गया था। सोलसीड के जरिए नियंत्रित लोगों की अपनी याददाश्त होती थी, लेकिन वे अपने मालिक की सेवा में पूरी तरह समर्पित होते थे। सोलसीड नियंत्रण। लिनली के दिमाग में बिजली की तरह विचार कौंधे। उसे तुरंत एक संभावना सूझी। मिलुओ द्वीप इतना उदार क्यों होगा कि वह अखाड़े में सैकड़ों लड़ाइयों के विजेताओं को यहाँ आने और अपने कबीले की कीमती स्कायर रिकॉर्डिंग देखने की अनुमति दे? मिलुओ द्वीप लाल वस्त्रधारी बुजुर्गों को इस गुप्त क्षेत्र में आने की अनुमति क्यों देगा? ये गैनमोंटेन अपने लॉर्ड कमांडर के लिए असाधारण क्षमता वाले विशेषज्ञों की तलाश में है। ये लॉर्ड कमांडर उच्च क्षमता वाले विशेषज्ञों को क्यों चाहता है? अगर वह उन्हें प्रशिक्षित करता तो उनकी वफादारी का भरोसा कैसे मिलता? और हाँ, इतने सारे 7 स्टार फाइन्स स्वेच्छा से बैगशॉ के कबीले की सेवा क्यों कर रहे हैं? 7 स्टार फाइन्स बैगशॉ कबीले के प्रति इतने वफादार क्यों हैं? और टेरोसे और डायलिन भी। जब सीजर को सेक्वेरा मारने ही वाला था तो उन्होंने अविश्वसनीय रूप से बैगशॉ कबीले के साथ जाने का फैसला क्यों किया? इसके अलावा संयोग से वे दोनों पहले भी यहाँ आ चुके थे। लिनली का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। पुस्तक 16 स्टामिस्ट सागर अध्याय 29 छोड़ने में असमर्थ। जाल। लिनली को लगा कि उसका दिल ठंडा हो गया है। कितना बड़ा झूठ है। लिनली कांपने लगा। अर्धदेव, देवता, उच्च देव। सामान्यतः 100 लड़ाइयां जीतने में सक्षम सभी लोगों में उच्च क्षमता और कुछ विशेष योग्यताएं होती थीं। इसके अलावा कैसल हैंड से पहुंचने के बाद उनकी परीक्षा ली जाती थी। उनकी क्षमता की पुष्टि होने के बाद ही उन्हें रहने दिया जाता था, जबकि बाकी लोगों को निर्वासित कर दिया जाता था। जिन लोगों को रहने की अनुमति दी गई है उनमें विशेष क्षमता है। रुको, अगर ऐसा है तो हम डिलिन को कैसे समझा सकते हैं? लिनली, घटनाओं की श्रृंखला और इस तथ्य के आधार पर कि डिलिन और टेरोसे ने बैगशॉ कबीले का पक्ष चुना था, अब निश्चित था कि डिलिन को भी नियंत्रित किया गया था। लिनली ने तुरंत एक संभावना सुझाई। केवल वे ही आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित नहीं होते जो परीक्षा पास कर लेते हैं। अगर वे पास न भी हों तो भी सबसे ज्यादा संभावना यही है कि वे नियंत्रित रहेंगे। बस उनकी जगह कोई अधीनस्थ ही यह काम करेगा। लिनली यह बात समझ गया।
आखिर अखाड़े में 100 लड़ाइयां जीतने वाला कोई भी व्यक्ति कमजोर कैसे हो सकता है। जहां तक किसी की सेना के लिए सैनिकों की बात है तो जितने अधिक लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। कैसल हेंसे के स्वामी के दृष्टिकोण से इस पर विचार करने पर मुझे तुरंत समझ में आया, तथाकथित परीक्षा लोगों को उनकी शक्ति के आधार पर विभाजित करने की सबसे अधिक संभावना रखती है। यह निर्धारित करने के बाद कि उनका प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली है, उन्हें पता चलेगा कि उस व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए किस स्तर के विशेषज्ञ की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होगा उसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन होगा। लोमियो जैसे 7 स्टार फीट के लिए उसे नियंत्रित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। लोमियो और मुझे किसी भी परीक्षा की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है बहुत मुमकिन है कि महल का यह मालिक तथाकथित कमांडर खुद हमसे निपटेगा। ये सोचकर लिनली डर के मारे सहम गई। मिलुओ द्वीप में भी लाल वस्त्रधारी कई बुजुर्ग थे। कैसल हेंसे के भीतर कई 6 सितारा शैतान और 7 सितारा शैतान थे। 7 सितारा राक्षसों को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। फिर इस लॉर्ड कमांडर की शक्ति। लिनली ने भौहें चढ़ाईं। लॉर्ड कमांडर के लिए 7 सितारा राक्षसों को नियंत्रित करने में सक्षम होने का एक ही मतलब था। यह व्यक्ति आत्मा के मामले में बेहद शक्तिशाली था। लेकिन लिनली को सबसे ज्यादा डर किस बात का था? क्या वास्तव में यही थे आत्मा पर आक्रमण करने में कुशल विशेषज्ञ? जब मेरा सामना इस महल के स्वामी से होगा तो मैं बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे अपनी संप्रभु शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े? लिनली को तुरंत याद आया कि कैसे कबीले के नेता बेकवेल के पास खुद विनाशकारी संप्रभु शक्ति थी। यह महल का स्वामी ही स्पष्ट रूप से बैगशॉ कबीले के पीछे की असली शक्ति है। बेकवेल के पास भी संप्रभु शक्ति है, महल के स्वामी के पास ये कैसे नहीं हो सकती? कोई ऐसा व्यक्ति जो मिलुओ द्वीप को नारकीय क्षेत्र में गर्व और स्वतंत्रता के साथ खड़ा कर सके। महल के इस स्वामी के पास जो शक्ति है वह उस स्तर की है जिसका मैं निश्चित रूप से सामना नहीं कर सकता। लिनली तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचे। भाग जाना। उसे भागना पड़ा। लिनली ने खिड़की की तरफ देखा। गैनमोंटिन उस समय अपने कमरे में आराम कर रहा था। गैनमोंटिन के पास अब सिर्फ उसका दिव्य जल क्लोन बचा था और लिनली के लिए गैनमोंटिन को मारना बहुत आसान था। उसे मार नहीं सकते। अगर मैं उसे मार दूंगी तो सबका ध्यान मेरी ओर जाएगा और वे मुझ पर कड़ी नजर रखेंगे। अगर मैं जाना चाहूंगी तो बहुत मुश्किल होगा। लिनली ये समझ पाने के बाद यहाँ रहकर मौत का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे जल्दी से भागना पड़ा। बस अपने आप को भाग्यशाली समझो। लिनली ने खिड़की की ओर देखा, फिर तुरंत विल्डवॉकर तकनीक का उपयोग किया और मैदान में प्रवेश किया। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद लिनली को खुद अपने दिल में झटका लगा। जो कुछ वह जानता था उसके आधार पर उसकी परिकल्पना 99% सही थी। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस जगह पर वाकई विशेषज्ञों के रिकॉर्ड हैं या नहीं। वह यहाँ नहीं रह सकता था। अपनी आत्मा पर नियंत्रण पाना मृत्यु से भी बदतर स्थिति थी। शहर की 40 मीटर ऊंची दीवारों पर बड़ी संख्या में काले बख्तरबंद पहरेदार गश्त लगाते रहते थे। कभी कभी उनके बीच कुछ लाल लबादे वाले पहरेदार भी होते थे। लिनली ने अब तक जितनी भी जगहें देखी थीं, उनमें से इस जगह पर सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा थी। सभी काले बख्तरबंद गार्ड चुप थे, आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि लाल लबादा पहने गार्ड कभी कभी बातचीत करते थे, मानो वे काफी आराम से हों। हर बार जब अखाड़े के विजेता यहाँ भेजे जाते हैं तो हमें भी यहाँ आकर गश्त करनी पड़ती है। 2 लाल लबादेधारी योद्धा आपस में बातें करते और हंसते हुए चल रहे थे। दरअसल हमें बस इतना करना है कि जो भी भागता हुआ दिखे उसे पकड़ लें। निगरानी का असली काम हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल चिंता तो उस चीज की है जो वहाँ है। लाल लबादे वाले योद्धाओं में से एक ने शहर के केंद्र की ओर इशारा किया। आप जल तत्व हृदय के बारे में बात कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से जल तत्व हृदय इस क्षेत्र के आसपास के विशाल जल को नियंत्रित करता है। अगर कोई हमारी सीमाओं से बाहर निकलने की हिम्मत करता है तो जल तत्व हृदय उसे आसानी से पहचान लेगा। तब तक हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। घूमते फिरते पहरेदार काफी निश्चिंत थे। किसी के लिए भी चुपके से भागना असंभव था। जबरदस्ती भागना, यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे काफी मजबूत हैं या नहीं। अगर वे मजबूत होते तो गश्त लगा रहे ये पहरेदार मर जाते। लेकिन अचानक विशाल शहर की दीवार इंद्रधनुष के रंगों से चमक रही थी और बहुरंगी रोशनी 2 बार झपक रही थी, जिससे गश्त कर रहे सभी योद्धा तुरंत चौंक कर जाग गए। कोई भाग रहा है। आसपास के दर्जनों काले बख्तरबंद पहरेदार और लाल लबादा पहने योद्धा सीधे उपद्रव की दिशा में उड़े। वे साफ साफ बता सकते थे कि हमला करने वाला व्यक्ति लाल वस्त्रधारी लिनली। हे भगवान, दसियों किलोमीटर की परिधि वाली एक शहर की दीवार असल में एक विशाल जादुई संरचना से सुरक्षित है और ऐसा लगता है कि उसमें सभी प्रकार की तात्विक ऊर्जा समाहित है। लिनली विशाल शहर की दीवारों और चमकते बहुरंगी जादुई रूनों को घूर रहा था। उसके होठों में खटास का स्वाद आ रहा था। वह भागने में सक्षम नहीं था। इस समय बड़ी संख्या में काले बख्तरबंद गार्ड इस स्थान पर मंडरा रहे थे तथा कई लाल लबादेधारी विशेषज्ञ भी आसमान से उतर आए थे। एक लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग, लाल लबादाधारी ये योद्धा चौंके और फिर उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? लिनली ने लाल लबादे वाले योद्धाओं के समूह पर नजर डाली। इससे पहले परीक्षण के दौरान लिनली ने एक लाल लबादे वाले योद्धा को हमला करते देखा था। वे लगभग 6 स्टार फाइंड के स्तर के थे। 6 स्टार फाइंड्स का समूह। लिनली मन ही मन जोर से हंसा। अब उसके पास बलपूर्वक भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं बैगशॉ कबीले का लाल वस्त्रधारी मुखिया हूँ लिनली। मेरे पास एक जरूरी काम है जिसे मुझे तुरंत निपटाना है।
मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अब कृपया हट जाओ और मुझे मिलुओ द्वीप लौटने दो। लिनली की आवाज गूंजी। लाल लबादाधारी योद्धाओं के नेता ने शांति से कहा, ओह एल्डर लिनली, हमारे कैसल हैंडसे का नियम है कि जब तक हमारी अनुमति न हो किसी भी बाहरी व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे कुछ जरूरी काम है। लिनली ने गुस्से से कहा। कृपया एल्डर लिनली, जरा रुकिए, लाल लबादाधारी योद्धाओं में से एक ने कहा। अगर आप जबरदस्ती बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें दोष मत दीजिए। दरअसल ये लाल लबादाधारी योद्धा ये देखकर कि यह बैगशॉ कबीले का एक लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग है, हमला नहीं करना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाल वस्त्रधारी सभी बुजुर्ग 7 सितारा राक्षस थे। एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर उनके लोगों का समूह संख्या के आधार पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक क्षतिपूर्ण विजय होगी। लिनली निराश हो गया। न तो सख्ती से काम लेना, न ही धीरे बोलना काम करेगा। अगर मैं जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करूंगा तो शायद महल के सारे विशेषज्ञ बाहर निकल जाएंगे। लिनली, तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। लिनली ने मुड़कर देखा तो लाल कवच और लाल लबादा ओढ़े सफेद बालों वाला वह बुजुर्ग उड़ता हुआ आया। वह उरिया नाम का विशेषज्ञ था। उरिया लिनली की तरफ देखकर हंसा। लिनली, तुम अभी तक पहले देखने वाले कमरे में भी नहीं गए। मिस्टर उरिया, लिनली ने जल्दी से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी अभी मुझे अपने नौकर से एक आत्मा का संदेश मिला है। मुझे सचमुच कुछ जरूरी काम निपटाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। जहाँ तक पहले देखने वाले कमरे की बात है तो क्या मैं कल वापस आऊं? ओह, उरिया ने भौहें चढ़ाईं। बात तो सही है। उरिया हंसा। लिनली, क्योंकि तुम्हें वाकई एक जरूरी काम निपटाना है। लिनली का दिल उछल पड़ा। तो मैं तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि मैंने तुम्हारे आने की सूचना महल के मालिक को दे दी है। मुझे तुम्हें जाने देने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों? तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं महल के मालिक को रिपोर्ट कर दूंगा। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेगा। उरिया हंसा। परेशानी के लिए क्षमा करें श्री उरिया, लिनली ने कहा। उरिया शांति से हंसा, फिर तुरंत उड़ गया। लिनली का चेहरा उतर गया। महल के मालिक से पूछो, ये तो बड़ी मुसीबत होगी। लिनली ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। लाल लबादे पहने दसियों विशेषज्ञ उसे घूर रहे थे और दीवारों पर कई काले बख्तरबंद पहरेदार भी नजर रखे हुए थे। कैसल हैंडसे में इतने सारे विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? लिनली असहाय थी। मूल रूप से रॉयल विंग सिटी में 6 स्टार फाइन्स भी बहुत दुर्लभ थे। जहां तक 7 स्टार फाइन्स की बात है तो वे लगभग कहीं दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि वे आमतौर पर पूरे इन्फर्नल क्षेत्र में छिपे रहते थे। लेकिन इस कैसल हैंडसे में 6 स्टार फाइन्स और यहाँ तक कि कुछ 7 स्टार फाइन्स भी थे, और एक और भी ज्यादा शक्तिशाली महल का स्वामी प्रतीत होता था। कुछ क्षण बाद लिनली का चेहरा बदल गया। दूर से उरिया को अपने नेतृत्व में लेकर 3 लाल कवचधारी और लाल लबादाधारी विशेषज्ञ उड़कर आए। उनके साथ काले वस्त्रधारी विशेषज्ञ लोमियो भी था। लाल कवच, लाल लबादा, बाकी 2 लोगों की हैसियत लगभग उरिया जैसी ही है। शायद वे मुझे भागने से रोकने के लिए यहाँ हैं। लेकिन वे लोमियो को क्यों लाए? लिनली हैरान थी, लेकिन लोमियो के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी। श्री उरिया, आपके पास कोई खबर है? लिनली ने स्पष्ट रूप से कहा। उरिया और बाकी लोग लोमियो के पास उतरे और उरिया हंसा। अच्छी खबर, अच्छी खबर। महल का मालिक सचमुच तुम्हारा लिहाज करता है। लिनली चौंक गया। क्या हो सकता है कि उसका अंदाजा गलत हो? महल का मालिक इतना दयालु था कि उसे जाने दे देता। जब उन्हें पता चला कि लिनली, तुम्हें कुछ जरूरी काम निपटाना है, तो उन्होंने तुम्हें और लोमियो को तुरंत पहले देखने वाले कमरे में जाने की इजाजत दे दी। पहले देखने वाले कमरे में जाकर अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल करके स्क्रायो रिकॉर्डिंग देखना बहुत तेज प्रक्रिया है। उरिया हंसा। लिनली के चेहरे के भाव जमने के अलावा कुछ नहीं कर सके। लिनली, चूंकि तुम यहाँ मेरा इंतजार कर सकती हो तो तुम्हारे पास पहले देखने वाले कमरे में जाकर अपनी दिव्य इंद्रिय से एक त्वरित निरीक्षण करने के लिए भी पर्याप्त समय है ना? उरिया हंसा। लाल कवच और लाल लबादे पहने बाकी 2 विशेषज्ञ भी लिनली को देखते हुए हंस पड़े, लेकिन लिनली को उनकी घूरती निगाहों से गहरी दहशत महसूस हुई। ठीक है, तो हम पहले देखने चलेंगे, लिनली केवल यही कह सकी। उरिया तुरंत हंस पड़ा। वे तीनों तुरंत लिनली और लोमियो को कैसल हैंडसे के केंद्र की ओर ले गए। वहां का रास्ता कई चौराहों पर था और हर जगह गश्ती दल दिखाई दे रहे थे। बाहरी लोगों को शायद यहाँ एक कदम भी चलना मुश्किल लगता, लेकिन चूंकि लिनली उरिया के पीछे चल रहा था, इसलिए उसे कोई रोक टोक या रुकावट नहीं थी। लोमियो, तुम्हें लिनली का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो न होता तो तुम्हें गुप्त कमरे में जाने के लिए शायद कल तक इंतजार करना पड़ता। उरिया हंसा। लोमियो के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी। जाहिर है, उन स्क्रायो रिकॉर्डिंग्स में इतने सारे विशेषज्ञों को युद्ध करते देखने की संभावना के कारण वह बहुत अच्छे मूड में था। लिनली, ये बहुत दुर्लभ है कि महल का मालिक तुम्हें गुप्त कमरे में जल्दी जाने दे। उरिया ने लिनली से कहा। ठीक है, मुझे सचमुच महल के मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लिनली ने कहा, लेकिन मन ही मन वह लगातार कोस रहा था। महल के उस मालिक के इरादे साफ तौर पर नेक नहीं थे। रास्ते पर चलते हुए लिनली अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दे रहा था, लेकिन वे हृदय में जितनी गहराई तक गए वहां उतनी ही अधिक गश्त होती गई, और इसके अतिरिक्त उनके चारों ओर वे 3 विशेषज्ञ भी थे। भाग जाना मुश्किल, गड़गड़ाहट, रहस्यमय नक्काशीदार रूनों से ढका विशाल दरवाजा खुल गया और एक गलियारा दिखाई दिया जिसके दोनों ओर कई नक्काशीदार आकृतियां थीं। इस प्रकार लिनली और बाकी लोग गलियारे के अंत की ओर चलने लगे।
लिनली के पास मूर्तिकला का आनंद लेने के लिए कोई समय नहीं था। जैसे ही वे गलियारे के अंत में सिंहासन कक्ष में पहुंचे, उरिया सिंहासन कक्ष के एक अंगीठी के सहारे चला गया और एक रहस्यमय चौड़ा गलियारा खोल दिया। गलियारा पूरी तरह से रक्त लाल पत्थरों से बना था और उसमें से एक हृदय कंपा देने वाली मृत्यु सी आभा निकल रही थी। कितना रहस्यमय है। लिनली ने भौहें चढ़ाईं, लोमियो ने भी भौहें चढ़ाईं। उरिया के पास बैठी चांदी के बालों वाली महिला हंसी और बोली, यही वो जगह है जहाँ स्कायर रिकॉर्डिंग रखी जाती है। जाहिर है ये काफी छिपी हुई है। तुम दोनों बस मेरे पीछे अंदर आ जाओ। ये कहते हुए वह सबसे पहले अंदर आए। लिनली और लोमियो स्वाभाविक रूप से उनके पीछे चले गए, जबकि उरिया और अन्य पीछे से आए। सुरंग के अंत में वे उस काले लाल किनारों वाले पैटर्न वाले दरवाजे पर पहुंचे। वे रुक गए। गुरुजी, लोमियो और लिनली यहाँ हैं, उरिया ने आदरपूर्वक कहा, जबकि अन्य लोगों ने भी झुककर प्रणाम किया। लोमियो ने भौहें चढ़ाईं। अंदर कोई और है? इतनी महत्वपूर्ण जगह की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए, उरिया ने समझाते हुए हंसते हुए कहा। लिनली ने आंखें सिकोड़ लीं और मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये तथाकथित शिक्षक ही इस महल का मालिक है। ठीक है, मिस्टर लोमियो को देखने के लिए सबसे पहले अंदर आने दो। दरवाजे के अंदर से एक धीमी कोमल आवाज आई। तुरंत ही बड़ा दरवाजा थोड़ा सा खुला, जिससे एक दरार दिखाई दी जो एक व्यक्ति के अंदर आने के लिए पर्याप्त थी। लोमियो, अंदर चलो। उरिया और अन्य दोनों ने लोमियो की ओर देखा। लोमियो एक निडर साहसी विशेषज्ञ था। वह तुरंत अंदर जाने ही वाला था कि लिनली ने हल्की खांसी की, फिर जल्दी से दिव्य ज्ञान से संदेश भेजा, लोमियो सावधान रहना, कमरे में मौजूद व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कोई खतरनाक कदम उठाने वाला है, उसके आत्मिक हमले से सावधान रहना। लोमियो ने आश्चर्य से लिनली की ओर देखा, लेकिन फिर हंसते हुए वह अंदर चला गया। चाहे ये सच हो या झूठ, शुक्रिया। अगर अंदर कोई सचमुच हमला कर दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लोमियो की आवाज लिनली के दिमाग में गूंज रही थी, जबकि वो खुद दरवाजे से अंदर घुसा था। धमाका, बड़ा दरवाजा एक बार फिर जोर से बंद हो गया। पुस्तक 16, स्टामिस्ट सागर, अध्याय 30, स्लेजहिमा। रक्त लाल गलियारा, रक्त लाल द्वार, मृत्यु का वह प्रबल आभामंडल। मुझे भागना है। मैं कैसे भाग सकता हूँ? लिनली अतुलनीय रूप से बेचैन था। उसके चारों ओर 3 विशेषज्ञ उसकी रखवाली कर रहे थे, जबकि उस दरवाजे के पीछे महल का स्वामी खड़ा था, एक अद्भुत शक्ति वाला व्यक्ति। बहुत मुमकिन है कि अगर वह सॉवरेन की शक्ति का इस्तेमाल भी करे तो भी उसके लिए भागना मुश्किल होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लिनली ने भागने का अवसर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन चाहे उसने जो भी सोचा हो, अंत में केवल एक ही संभावना थी, मैं अपनी उम्मीदें सिर्फ लोमियो पर छोड़ सकता हूँ। लोमियो सतर्क रहेगा, हो सकता है कि वह बच निकले। अगर उसने उस महल के मालिक से जबरदस्त लड़ाई की और उन तीनों का ध्यान अपनी ओर खींचा तो मैं भागने का मौका ढूंढ लूंगा। लिनली समझ गया कि महल के मालिक द्वारा लोमियो को अंदर आने देने का मतलब था कि उसे लोमियो को आसानी से हराने और मानसिक रूप से नियंत्रित करने का पूरा भरोसा था। लेकिन अगर यह वाकई इतना आसान होता तो लिनली के पास बच निकलने का यह आखिरी मौका भी चला जाता। यद्यपि वह उन्मत्त था, फिर भी लिनली किसी भी मौके के लिए सावधानीपूर्वक नजर रख रहा था और किसी भी क्षण विस्फोट करके भागने के लिए तैयार था। लिनली, क्या तुम अधीर हो? उरिया हंसा। अधीर मत हो। लोमियो को उन स्क्रायर रिकॉर्डिंग्स को देखने के लिए पहले व्यूइंग रूम में थोड़ा समय चाहिए। जल्द ही तुम्हारी बारी आएगी, जल्द ही मेरी बारी आएगी। लिनली को लगा कि उरिया की हंसी बहुत घटिया थी। उरिया साफ जानता था कि यह एक झूठ है, एक जाल है, लेकिन फिर भी वह लिनली से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब भी धमाका। अचानक पूरा फर्श जोर से कांप उठा, यहाँ तक कि उनके सामने वाला बड़ा दरवाजा भी जोर से हिल गया। इस झटके से उनके आसपास की दीवारें दरकने लगीं और बिखरे हुए पत्थर नीचे गिरकर गलियारे पर टूट पड़े। लिनली के 4 लोगों का समूह लड़खड़ा गया और वे सभी दंग रह गए। अच्छा, लिनली बहुत खुश हुआ। लोमियो ने वाकई उसे निराश नहीं किया था, उसने वाकई खलबली मचा दी थी। अरे, उरिया और बाकी दोनों चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। महल के मालिक के पास इतनी ताकत थी, फिर इतना बड़ा हंगामा कैसे हो गया? हालांकि वे चौंक गए थे, फिर भी उन्होंने लिनली पर नजर रखी। लिनली ने हैरानी से कहा, मिस्टर उरिया, अंदर क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं है। उरिया शांति से हंसा। शायद लोमियो जब परम विशेषज्ञों की उन स्कायर रिकॉर्डिंग्स को देख रहा था तो अचानक इतना उत्साहित हो गया कि उसने कोई तकनीक आजमाना चाहा। ठीक है लिनली, गुप्त कमरे में प्रवेश करने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तकनीकों का बेतहाशा परीक्षण मत करना। समझ गया, समझ गया। लिनली को मानना पड़ा कि उरिया की छल कपट की क्षमताएं सर्वोच्च स्तर की थीं। ठीक उसी क्षण गड़गड़ाहट, ऐसा लगा मानो आसमान ढह गया हो या धरती चकनाचूर हो गई हो। एक भयानक धमाकेदार आवाज गूंजी और पूरा गलियारा और बड़ा दरवाजा उड़ गया। मलबे के अनगिनत टुकड़े हर जगह उड़ रहे थे, जिनमें से हर एक में बिजली जैसी ऊर्जा थी। अव्यवस्था। उरिया और बाकी दोनों के चेहरे बदल गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोमियो उनके शिक्षक के सामने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। बहुत बढ़िया। लिनली बहुत खुश हुई। यही वह क्षण है। जैसे ही लिनली विल्डवॉकर क्षमता का इस्तेमाल करके जाने की तैयारी कर रही थी, स्विश, उरिया और बाकी दोनों तुरंत आगे बढ़े, एक त्रिबिंदु त्रिभुज बनाकर लिनली को घेर लिया। उरिया शांति से हंसा। लिनली, अधीर मत हो। शायद लोमियो ने टीचर को नाराज करने के लिए कुछ किया होगा। लिनली ने जब देखा कि वह इन तीनों से घिरा हुआ है तो उसकी भौहें तन गईं।
हाँ हाँ बच्चे, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका था। कैसल हैंडसे के ऊपर हवा में धीमी गहरी आवाज गूंजी और लिनली अपना सिर ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। टूटी हुई इमारत के ऊपर लोमियो का खून से सना काला लबादा हवा में लहरा रहा था। उसके हाथों में एक काला युद्ध तलवार था और उसका पूरा शरीर बिजली के रेंगते सांपों से घिरा हुआ था। उसकी आंखें बिजली से चमक रही थीं और वह बिल्कुल किसी सच्चे वज्र देवता जैसा लग रहा था। लोमियो के सामने लगभग 2.5 मीटर लंबा एक आदमी खड़ा था। उसके छोटे लाल बाल थे जो मानो धातु के बने हों और उसने एक बहुत ही पुराना सादा कवच पहना हुआ था। उसकी मोटी विशाल भुजाएं तांबे के रंग की थीं जिनमें अपार शक्ति झलक रही थी, जबकि उसके दाहिने हाथ में सचमुच एक बड़ा काला हथौड़ा था। वह शहर का मालिक है, वह कमांडर, लिनली ने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी लिनली ने आसमान पर ध्यान देना छोड़ दिया और अपने आसपास मौजूद तीनों पर ध्यान केंद्रित किया। उसे उम्मीद थी कि शायद उनमें से कोई अपनी सतर्कता कम कर दे जिससे वह भाग सके। आसमान में ऊपर से लोमियो की आवाज एक बार फिर गूंजी, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना ही होगा। अगर तुम न होते तो मैं एक और कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम ऐसा कर पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो। तुम तीनों लिनली पर नजर रखो। हथौड़े से लैस लाल बालों वाले आदमी ने शांति से कहा। हाँ गुरु स्वामी, उरिया और अन्य दो ने कहा। सचमुच, लिनली को और भी यकीन हो गया। वे उसे असल में मास्टर कहकर बुलाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन तीनों में से दो शहर के मालिक के नियंत्रण में हैं। लिनली हैरान तो था लेकिन फिर भी भागने का मौका ढूंढ रहा था। लिनली का चेहरा बदल गया। उरिया, क्या हो रहा है? लिनली ने गुस्से से पूछा। उरिया हंसा। गुरु चाहते हैं कि तुम रुको ताकि तुम पहला गुप्त कमरा देख सको। वे उसे मास्टर क्यों कहते हैं? लिनली ने दूसरा प्रश्न पूछा। हम तब से मास्टर के अनुयायी हैं जब हम देवता थे, चांदी के बालों वाली महिला ने शांति से कहा, जबकि लिनली बस ठंडी मुस्कान दे रही थी। दो देवता अधीनस्थ वास्तव में 7 सितारा राक्षस बन गए थे। तुम्हारे पास जो भी योग्यताएं हैं उन सबका उपयोग करो, लोमियो ने अतुलनीय वीरता के साथ कहा। हवा में ही हथौड़ा लिए उस लाल बालों वाले आदमी ने जोर से हंसी। तुम मेरे कुछ घूंसे झेल पाए, बुरा नहीं। अब देखते हैं कि तुम मेरे हथौड़े का सामना कर पाते हो या नहीं। लाल बालों वाला आदमी हाथ में भारी भरकम काला हथौड़ा लिए फुर्ती से आगे बढ़ा। इससे कोई आवाज नहीं आई। हथौड़े ने प्रहार किया और जैसे ही प्रहार हुआ एक अजीब सी लहर फैली जिसके बीच में हथौड़ा था। जहां भी लहर गुजरी पत्थर की सारी संरचनाएं बारीक चूर्ण में बदल गईं। इस तरह हथौड़ा बिना किसी आवाज के नीचे गिर पड़ा। ये धीमी गति से चल रहा था लेकिन वास्तव में यह एक पल में लोमियो के पास पहुंच गया। धमाका, नीले आसमान से बिजली चमकी। जैसे ही बिजली गरजी एक कृपाण की छाया हथौड़े से टकराए। गड़गड़ाहट, हथौड़ा हल्का सा कांपने लगा। उसकी सतह ऐसे लहरा रही थी मानो हथौड़ा पानी से बना हो। लोमियो का वारब्लेड भी सचमुच कांप उठा और फिर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। एक मौन ध्वनिहीन हथौड़े का प्रहार, लेकिन लोमियो का हथियार भी नष्ट हो गया था। लिनली स्तब्ध होकर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठा रहा था। उसका मन उस ध्वनिहीन प्रहार से भर गया जो उसने अभी अभी देखा था। ये प्रहार इतना सुंदर और कोमल लग रहा था, पर वास्तव में उस हथौड़े के प्रहार में खरबों किलोग्राम बल था। उस अद्भुत चमत्कारी घुमावदार प्रहार ने लिनली की आत्मा को झकझोर दिया। लिनली कभी भी पृथ्वी के नियमों के गहन रहस्य, शक्ति के वर्णन को समझ नहीं पाया था, लेकिन अचानक लिनली को यह एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके मन में कोई बीज अचानक खिलने लगा हो। शक्ति, असीम, विशाल। लिनली शक्ति के गहन रहस्यों में कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं कर पाया था। हालांकि इस बार इस महल के स्वामी के हथौड़े के प्रहार को देखकर, जिसमें शक्ति के गहन रहस्यों की झलक दिखाई दे रही थी, उसे लगा यद्यपि वास्तविकता में महल के इस स्वामी ने विनाश के मार्ग का उपयोग किया था, फिर भी प्रत्येक मार्ग में कुछ समानताएं थीं। उदाहरण के लिए बिजली के नियम और प्रकाश के नियम दोनों में गति से जुड़े रहस्य थे। बिजली की गति और प्रकाश की गति के गहन रहस्यों में कुछ समानताएं थीं। असंभव। लोमियो दूर फेंका गया था और वह मलबे के ढेर में जा गिरा। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था। उसने अभी अभी एक सफलता हासिल की थी, इसलिए उसे लगा कि अब वह एक असुर से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो गया है। लेकिन अपनी शक्ति के बावजूद वह उस हथौड़े का सामना क्यों नहीं कर पा रहा था? तभी उरिया और बाकी सबने लिनली की तरफ हल्की सी नजर डाली। ये देखकर कि लिनली भाग नहीं रहा है, वे तुरंत वापस लड़ाई देखने लगे। उनके लिए ये लड़ाई काफी आकर्षक थी। यदि लिनली को भागना है तो महल में इतने सारे लोग होने के कारण उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। उरिया और अन्य लोग बहुत आश्वस्त थे। मेरे ब्लडरून टाइटन कबीले की प्राकृतिक क्षमता जब विनाश के मार्ग से मेल खाती है, क्या तुम्हें लगता है कि इसे हल्के में लिया जा सकता है? लाल बालों वाले आदमी ने जोर से कहा। हवा में खड़ा वह किसी दिव्य देवता जैसा लग रहा था, जिससे लोगों के दिलों में भय भर गया। मैं यहाँ बेवकूफों की तरह क्यों खड़ा हूँ? मुझे भागना है, यही तो मायने रखता है। लिनली को तुरंत होश आया और उसने सोचना बंद कर दिया। उनके चिंतन का अचानक प्रारंभ और बंद होना वास्तव में बहुत कम समय की अवधि थी। ये तीनों इस लड़ाई पर नजर रखे हुए हैं। लिनली के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर उसने अपना सिर घुमाकर दूर खड़े महल के मालिक और लोमियो को देखा। जिस पल महल का मालिक हमला करेगा, मैं भाग जाऊंगा। महल के स्वामी के हमले की निश्चित रूप से उरिया और अन्य दो द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी, जबकि स्वामी के पास लिनले को पकड़ने के लिए कोई समय नहीं होगा।
तुम मेरे हथौड़े के वार को बिना मरे झेल गए। तुम्हें एक शिखर सप्त सितारा राक्षस माना जा सकता है जो असुरों के स्तर की ताकत के करीब है। महल का स्वामी जोर से हंसा और फिर एक खूनी साए में बदल गया जो तुरंत आकाश में वार करता हुआ। लिनली की आंखें चमक उठीं। यही वह क्षण है विश्व भ्रमण। अचानक लिनली मलबे के बीच से गायब हो गया, जबकि उरिया और बाकी दोनों लिनली को घेरे हुए त्रिकोण में आकाश में इस लड़ाई को देखने में व्यस्त थे। लिनली के भागने के एक पल बाद उरिया और बाकी दोनों ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि लिनली गायब हो गया था। भाग गए। उरिया और अन्य 2 लोग चकित थे, लेकिन वे जल्दी ही संभल गए। उसने विल्ड वॉकिंग का इस्तेमाल किया। उरिया तुरंत चिल्लाया, जल्दी करो और आसमान में उड़ जाओ। वह जमीन से भाग नहीं पाएगा, उसे आसमान में जाना होगा। हेंसे कैसल के नीचे और उसके आसपास की दीवारों पर वह विशाल जादुई संरचना थी। भागने के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी, केवल आकाश में उड़कर या द्वारों से होकर ही कोई बाहर निकल सकेगा। तीनों शक्तिशाली विशेषज्ञ तुरंत हवा में उड़ गए और साथ ही अन्य योद्धाओं को सतर्क रहने के लिए चिल्लाने लगे, तुम सब ध्यान से देखो। अगर तुम विल्ड वॉकिंग कर सकते हो तो जल्दी से भूमिगत में जाओ और लिनली को ढूंढो, जल्दी। उरिया तुरंत चिल्लाया। एक के बाद एक काले बख्तरबंद योद्धा विल्ड वॉकिंग का इस्तेमाल करते हुए जमीन में समा गए। उरिया और बाकी दोनों आकाश में तैर रहे थे। उसी समय अन्य विशेषज्ञ भी आकाश में मंडरा रहे थे और चारों ओर देख रहे थे। इस लिनली ने वास्तव में भागने की हिम्मत की। उरिया क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। इस घटना के बाद उसके शिक्षक निश्चित रूप से उसकी निंदा करेंगे। भूमिगत लिनली पृथ्वी तत्व के साथ विलीन हो गई थी और जमीन के माध्यम से यात्रा कर रही थी। मैं जमीन के नीचे से महल से भाग नहीं पाऊंगा। लिनली ने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया था। मैं पहले महल में किसी साधारण जगह पर भागूंगा, फिर तेजी से हवा में उड़कर भाग जाऊंगा। लिनली तुरंत तेज गति से उत्तर पश्चिमी कोने की ओर उड़ गया। लेकिन अजीब बात ये थी, लिनली आसानी से महसूस कर सकती थी कि आगे से एक जीवंत आभा आ रही थी। लिनली चौंक गई। क्या दूसरे लोग भी विल्ड वॉकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं? वह जीवंत आभा तुरंत तेज गति से पास आ गई, यहाँ तक कि एक दिव्य अनुभूति भी फैला रही थी। प्रभु, लिनली यहाँ है। एक आवाज गूंजी जो महल में गूंज उठी। लिनली तुरंत सैकड़ों मीटर दूर भाग गया और फिर बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए तुरंत जमीन से बाहर निकल आया। स्वूश! लिनली तुरंत आसमान में उड़ गया। उसका पूरा शरीर तेजी से बदल गया। उसके हर हिस्से पर नीले सुनहरे ड्रैकोनिक शल्क छा गए और भयंकर कांटे भी उगाए। लिनली की गति फिर से बढ़ गई और नीले सुनहरे प्रकाश की चमक की तरह वह तेज गति से ऊपर की ओर उड़ गया। उसे पकड़ो! दूर से उरिया चिल्लाया। तुरंत हर दिशा से बड़ी संख्या में काले बख्तरबंद पहरेदार और लाल लबादा पहने पहरेदार टिड्डियों की तरह उसकी ओर झपटे। लिनली ने एक जोरदार दहाड़ मारी और फिर लिनली को केंद्र में रखकर लगभग 500 मीटर व्यास का एक गोला बन गया। ब्लैकस्टोन स्पेस हो। इस क्षेत्र में आक्रमण करने वाले सभी काले बख्तरबंद गार्ड और लाल लबादाधारी गार्ड को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कितनी शक्तिशाली प्रतिकारक शक्ति है। वे लोग आश्चर्यचकित थे। उसे हर तरफ से जकड़ लो, उसे फंसा लो, उरिया चिल्लाया, जबकि वह भी जल्दी से वहां पहुंच रहा था। लिनली की गहरी सुनहरी आंखें ऊपर की ओर केंद्रित थीं, लेकिन ऊपर से बड़ी संख्या में काले बख्तरबंद गार्ड पहले से ही इकट्ठा हो गए थे, जिन्होंने उसके भागने के रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। मृत्यु की चाहत रखना तुम्हारी अपनी गलती है। लिनली की आंखें ठंडी हो गईं। तुरंत ही पृथ्वी एक मिट्टी के पीले रंग से चमकने लगी और पृथ्वी तत्व अचानक तेज गति से एकत्रित हो गया। दिव्य पृथ्वी शक्ति प्रवाहित हुई और अचानक कहीं से 400 मीटर ऊंचा एक विशाल घन प्रकट हुआ। वे काले कवचधारी रक्षक जो घन से टकराए थे सीधे उसमें समा गए। टकराना! दूर से लाल बालों वाले आदमी ने एक बार फिर लोमियो पर वार किया। लोमियो का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर अचानक एक गर्जना के साथ वह काली बिजली की किरण में बदल गया और आश्चर्यजनक गति से क्षितिज में गायब हो गया। कैसल हेंसे के स्वामी ने सिर उठाया और हार मानकर देखने लगे। यह आदमी बिजली के नियमों का प्रशिक्षण लेता है, वाकई बहुत तेज है, मुझसे भी थोड़ा तेज है। लोमियो की गति इतनी अधिक थी कि महल का मालिक भी उसे पकड़ नहीं सका। अभी एक और है। महल का मालिक देखने के लिए मुड़ा। अब लिनली का घन ढह चुका था। 4-7 सितारा राक्षसों और कई 6 सितारा राक्षसों के संयुक्त हमलों को झेलने के बाद लिनली का घन तुरंत ही बिखर गया, जबकि लिनली खुद तेज गति से ऊपर उड़ता रहा। गुरुजी, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत विचित्र है, हम उसे जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे, उरिया ने जल्दी से कहा। हम एक ठंडी खर्राट और फिर कैसल हेंसे का मालिक अपना हथौड़ा थामे एक खूनी साए में तब्दील होकर लिनली की ओर दौड़ा। कैसल हेंसे का मालिक इतना तेज था कि वह लोमियो से बस एक बाल के बराबर धीमा था और लिनली से कहीं ज्यादा तेज। वह तेजी से लिनली के करीब पहुंच रहा था। बच्चे, तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते? जोरदार हंसी गूंजी। लिनली ने सिर नीचे करके देखा। महल का मालिक, उसके हाथ के एक झटके से सॉवरेन माइट की एक बूंद प्रकट हुई, लेकिन लिनली ने तुरंत उसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि लिनली को अभी भी अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पर पूरा भरोसा था। चटचटाहट। जैसे ही वह रक्तिम छाया गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुजरी, उसकी गति नाटकीय रूप से कम हो गई। हा, ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बुरा नहीं है। ये कहते हुए कैसल हेंसे के स्वामी ने हंसते हुए अपने हाथ में हथौड़े को लहराया। हथौड़े से काली ऊर्जा की कई किरणें कुंडलित होकर निकल रही थीं, मानो अनगिनत धागे या रस्सियां बुनी गई हों और पूरा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भर गया। पकड़ना! काली ऊर्जा की अनगिनत किरणों ने लिनली को उलझा दिया,
जिससे वह भागने में असमर्थ हो गया। यह क्या है? लिनली ने बेतहाशा संघर्ष किया और अपनी ताकत से दर्जनों धागों को तोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन उससे भी ज्यादा काली धागों ने उसे उलझा दिया। लिनली का चेहरा बदल गया और वह तुरंत अपनी प्रभु शक्ति का इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन इस समय तुम्हारी ताकत अच्छी है और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी बुरा नहीं है। दुर्भाग्य से तुम्हारे और रीस गेम के बीच का अंतर अभी भी काफी बड़ा है। लिनली के कानों में एक धीमी आवाज गूंजी। लिनली दंग रह गई। रीस गेम, जेम। लिनली को एमेथिस्ट पर्वतों में उस प्यारे युवा एमेथिस्ट जानवर की याद आ गई। पुस्तक 16, स्टामिस्ट सागर, अध्याय 31, परगेटरी कमांडर। लिनली को रीस गेम नाम बहुत स्पष्ट रूप से याद था। एमेथिस्ट पर्वतों में जब लिनली वर्ल्ड वॉकिंग का परीक्षण कर रहा था तो वह उस किशोर एमेथिस्ट जानवर के हाथों में पड़ गया, जिसने अपना नाम और खुद को परगेटरी कमांडर बताते हुए लिनली को डराने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से लिनली को परगेटरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसलिए उसे ये भी नहीं पता था कि किसी व्यक्ति के लिए परगेटरी कमांडर होने का क्या मतलब होता है। कड़कड़ाहट, अनगिनत काली ऊर्जा के रेशे लिनली को घेरे हुए थे और वे अतुलनीय रूप से कठोर थे, जिससे लिनली हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ था। हालांकि लिनली की शक्ति अपार और अक्षय थी, फिर भी जिस गति से उसने काली ऊर्जा के बंधनों को नष्ट किया वह उनके बढ़ने की गति से धीमी थी। बच्चे, अपनी प्रभुता का इस्तेमाल मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उसे बर्बाद कर दोगे। धीमी कोमल आवाज जारी रही। लिनली ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया। सौभाग्य से काली ऊर्जा के रेशे लिनली के सिर पर भी नहीं थे। लिनली उस प्राचीन कवच को और उस लाल बालों वाले आदमी को जो हवा में खड़ा था और उस विशाल हथौड़े को पकड़े हुए था साफ देख सकता था। तुम क्या करना चाहते हो? लिनली हंसी। क्या तुम मेरी आत्मा पर राज करना चाहते हो? तुम्हें इसके बारे में पता भी है? कैसल हेंसे का मालिक काफी हैरान हुआ। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो महल के स्वामी ने अपना देवलोक स्थापित कर लिया था, जिससे उनकी बातचीत पूरी तरह बंद हो गई, जबकि जो लोग दूर से देख रहे थे वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। मेरे साथ आओ, अच्छी बातें करेंगे। महल का मालिक सचमुच नीचे की ओर उड़ चला। उसका पीछा करें। लिनली दंग रह गई। महल के मालिक ने देखा कि लिनली हिल नहीं रहा है। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा, फिर शांति से हंसा। तुम्हारी आत्मा में भगवान जैसी शक्ति है, इसलिए तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। तुम्हें नियंत्रित करना बिल्कुल आसान होगा। मुझे कोई चाल चलने की जरूरत नहीं है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ कह सकते हैं, लिनली ने कहा। महल के मालिक ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर हंसकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। इतने सालों से किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी और इसलिए महल के मालिक ने कैसल हेंसे के ऊपर हवा में लिनली से बातें करना शुरू कर दिया। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं मोसी बैगशॉ हूँ, इस हेंसे किले का मालिक। किले के मालिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। महल का स्वामी भी बैगशॉ वंश का था। लिनली ने गौर किया था कि महल का स्वामी, जो युद्ध में इतना वीर था, वास्तव में बहुत ही कोमल और सौम्य स्वर में बोलता था और उसकी मुस्कान भी काफी दोस्ताना थी। उससे जरा भी असभ्य होने का आभास नहीं होता था। लिनली ने उत्तर दिया, मैं लिनली हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रीस गेम के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, जिससे तुम उसे अपने लिए आत्मा की रक्षा करने वाली दिव्य कलाकृति बनाने के लिए राजी कर सको? महल का स्वामी मोसी शांति से हंसा। रीस गेम ने मुझे आत्मा की रक्षा करने वाली दिव्य कलाकृति बना दी? लिनली आश्चर्यचकित थी। क्या ऐसा नहीं है? मोसी शांति से हंसी। मैंने तुम्हारे युद्ध कौशल के बारे में सुना है। तुम इतने सारे उच्च देवताओं को मार सके और बोसलो को भी हरा सके। तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा बहुत मजबूत रही होगी। हालांकि तुम तो सिर्फ एक देवता थे। तुम्हारी आत्मा कितनी शक्तिशाली हो सकती है? एक देवता की आत्मा गुणवत्ता के मामले में उच्च देव आत्माओं की तुलना में बहुत ही निम्न होती है। ये सच है कि मेरे पास आत्मा की रक्षा करने वाली कलाकृति है, लेकिन इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिनले ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि उसके पास आत्मा की रक्षा करने वाली संप्रभु कलाकृति है, अन्यथा संभवतः उसके सामने खड़ी यह मोसी लालच का विरोध नहीं कर पाएगी। लो शुरू हो गया। मोसी हंसी। आत्मा की रक्षा करने वाली कलाकृति बनाना बेहद मुश्किल है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो व्यक्ति इसे बनाना चाहता है उसे आत्मा के संबंध में अत्यंत उच्च स्तर की सिद्धि होनी चाहिए। पूरे नरक लोक में बहुत कम लोग आत्मा की रक्षा करने वाली कलाकृति बनाने में सक्षम हैं। हालांकि रीस गेम उनमें से एक है। तुम उनकी विशिष्ट कला एमेथिस्ट स्पेस का उपयोग कर सकते हो। तुम्हें निश्चित रूप से उन्हीं ने सिखाया है, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारी आत्मा की रक्षा करने वाली कलाकृति भी उन्हीं की मदद से आई होगी, जिन्होंने इसे बनाने में तुम्हारी मदद की होगी। मोसी ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। लिनली ने सिर हिलाया। मेरा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सचमुच उसी से उत्पन्न हुआ है, ये सच है, लेकिन आत्मा की रक्षा करने वाली कलाकृति उसने नहीं बनाई थी। ओह, मोसी ने आश्चर्य से लिनली की ओर देखा, फिर हंस पड़ी। कहना ही होगा, तुम बहुत रहस्यमयी हो बच्चे। तुम्हारा शरीर अतुलनीय रूप से मजबूत है। 4 दिव्य जानवरों के कुल में भी यह अत्यंत दुर्लभ है, और तुम्हारे पास आत्मा की रक्षा करने वाली एक कलाकृति भी है, और रीस गेम के साथ तुम्हारा कोई न कोई रिश्ता जरूर है। लिनली ने भौहें चढ़ाईं। इस मोसी ने उससे इतनी देर तक बात की थी। क्यों? लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। मोसी लिनली के चेहरे पर भाव देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी, फिर दिलासा देते हुए बोली, बच्चे चिंता मत करो। अगर यह सिर्फ रीस गेम को बदनाम करने के लिए भी हो
तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। बस मुझे लगता है कि तुम बहुत जिज्ञासु हो बच्चे, इसलिए मैं तुमसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। लिनली ने राहत की सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस कमसिन नीलम जानवर की वजह से मैं आज एक बड़ी मुसीबत से बच गया। लिनली को इस महल के मालिक मोसी पर बहुत भरोसा था, क्योंकि उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। अगर मोसी उसे मारना चाहता था तो उसे उससे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। आप इतना आश्वस्त क्यों हैं कि मैं ईश्वर हूँ? लिनली ने पूछा। हाँ, मोसी तुरंत हंसने लगी। बच्चे, नरक लोक की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम चारों उच्च लोकों और 7 दिव्य लोकों में भी खोज लो तो भी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 10 ही मिलेंगे जो आत्मा के मामले में मुझसे श्रेष्ठ हैं। हालांकि वे मुझसे थोड़े श्रेष्ठ हैं, फिर भी वे अपनी शक्ति को मेरे सामने पूरी तरह से छिपा नहीं सकते। लिनली मन ही मन हैरान थी। 4 उच्चतर स्तर और 7 दिव्य स्तर, उन सभी संयुक्त स्तरों में आत्मा के संदर्भ में मोसी से श्रेष्ठ 10 से अधिक लोग नहीं थे। तो इसका मतलब था नारकीय क्षेत्र में मोसी की आत्मशक्ति को शीर्ष 3 में स्थान मिलना चाहिए। नारकीय क्षेत्र अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था और इसमें अनगिनत विशेषज्ञ थे, जबकि कई असुरों को उनका स्थान तब मिला था जब कई मूल असुर सेवानिवृत्त होकर एकांतवास में चले गए थे। विशेषज्ञ बादलों की तरह ही सामान्य थे, लेकिन क्या यह मोसी वास्तव में आत्माओं के मामले में शीर्ष 3 में स्थान पाने में सक्षम थी? भयानक। लेकिन हाँ, एक और संभावना भी है। मोसी हंसी। हो सकता है कि तुम एक सम्राट हो, यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम मुझे भी धोखा दे सकते हो। ये कहते हुए मोसी के मन में अचानक एक विचार आया और काली ऊर्जा के धागे से उड़ गए। उसकी आज़ादी लौट आई। लिनली मोसी के प्रति ज्यादा दयालु हो गया। कैसल मास्टर मोसी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका रीसगेम से क्या रिश्ता है? उसे मोसी की आंखों में एक धुंधली सी चमक आ गई, मानो वह अतीत में घटी कई बातों के बारे में सोच रहा हो। और फिर उसकी निगाहें एक बार फिर स्थिर हो गईं और उसने आह भरी। रेसगेम और मैं दोनों ही परगेटरी के कमांडर हैं, जैसा मैंने सोचा था। लिनली अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था। गैनमोंटेन ने जिस लॉर्ड कमांडर की बात की थी वह यही मोसी थी। परगेटरी क्या है? परगेटरी कमांडर होने का क्या मतलब है? लिनली ने हैरान होकर पूछा। परगेटरी क्या है? मोसी ने हैरानी से लिनली की तरफ देखा। तुम्हें ये भी नहीं पता? मोसी ने देखा कि लिनली के पास कितने राज हैं, उसे तो परगेटरी के बारे में पता ही होगा। लेकिन मोसी ने फिर भी जवाब दिया। परगेटरी नरक लोक में एक बहुत ही खास जगह है। उस जगह पर विशेषज्ञ बादलों की तरह आम हैं। कई सेवानिवृत्त असुर, एकांत प्रिय विशेषज्ञ और अन्य लोग परगेटरी में प्रवेश करेंगे। उस जगह पर विशेषज्ञ तो बस जरूरत से ज्यादा हैं। और एक यातना कमांडर? लिनली ने पूछना जारी रखा। परगेटरी में कुल 108 कमांडर हैं। मोसी हंसी। फिर से 108? लिनली आश्चर्यचकित थी। ठीक है, नरक लोक में 108 असुर हैं और पाताल लोक में भी 108 सेनापति हैं। नरक लोक के सभी असुर एक प्रांत पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि पाताल लोक के सेनापति एक सेना का नेतृत्व करते हैं। मोसी ने समझाया। ओह, तो फिर कौन ज्यादा शक्तिशाली है, असुर या परगेटरी कमांडर? लिनली ने पूछना जारी रखा। मोसी ने लिनली की ओर देखा। नरकीय क्षेत्र के असुर और परगेटरी के सेनापति, आप किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं मान सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि असुर या परगेटरी सेनापति बनने में सक्षम प्रत्येक व्यक्ति एक उच्च देवता की शक्ति के शिखर के करीब होता है और सभी के अपने विशेष चरम हमले होते हैं। नरकीय क्षेत्र में कई 7 सितारा राक्षस हैं, लेकिन असुरों और सेनापतियों की संख्या हमेशा सीमित रहती है। इसके अलावा वे अक्सर चुनौतियों का सामना करते हैं और हारने पर पीछे हट जाते हैं। जो अधिक शक्तिशाली होगा वही पद ग्रहण करेगा। लिनली मदद नहीं कर सका, लेकिन सिर हिलाया। हालांकि तुलनात्मक रूप से कहें तो नरक लोक के 108 असुरों के लिए यह आसान है। वे एक पूरे प्रांत पर नियंत्रण रखते हैं और उन्हें ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन पाताल लोक के सेनापति अलग हैं। युद्ध और नरसंहार आम बात है। मोसी ने आह भरी। लिनली को यह स्वीकार करना पड़ा कि इतने लंबे समय तक नरक लोक में रहने के कारण उसने कई 7 सितारा राक्षसों को देखा था और यहाँ मिलो द्वीप पर भी उसने कई 7 सितारा राक्षसों को देखा था। सामान्यतः कहा जाए तो 4 गहन रहस्यों को एकीकृत करने में सक्षम उच्च देवता 7 सितारा राक्षस बन सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 5 या लगभग सभी 6 प्रकारों को मिला दिया था। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने 6 प्रकार के गहन रहस्यों को एक साथ मिला दिया था और वे आदर्श बन गए थे। कुछ ऐसे थे जो आत्मा उत्परिवर्तित थे, जबकि अन्य दिव्य पशु थे जिनमें जन्मजात दिव्य क्षमताएं थीं। कुछ विचित्र जातियों के थे जिनमें भी जन्मजात क्षमताएं थीं, जबकि अन्य विशेषज्ञों के पास संप्रभु कलाकृतियां या संप्रभु की शक्ति थी। केवल सबसे असाधारण लोग ही नरकीय क्षेत्र के असुर या शोधन के सेनापति बनने में सक्षम थे। मेरा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पहले से ही इतना शक्तिशाली है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल उस नन्हे नीलम जानवर द्वारा किया जाए, इसके अलावा यह उसकी जन्मजात क्षमता है। इसका इस्तेमाल करने पर यह निश्चित रूप से मेरे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से 10 गुना या 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। लिनली को अब भी याद था कि कैसे पूरे नीलम पर्वतों का एक विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था जिसकी परिधि लाखों किलोमीटर थी। इस बातचीत के दौरान लिनली और मोसी के बीच संबंध काफी मैत्रीपूर्ण हो गए। कैसल मास्टर मोसी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, लिनली ने ईमानदारी से कहा। टेरोसे और डायलिन निश्चित रूप से आत्मा के नियंत्रण में थे। इस तरह का जीवन जहां उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति खो दी थी, मृत्यु से भी बदतर था।
लिनली स्वाभाविक रूप से टेरोसे और डायलिन को मुक्त करना चाहती थी और उन्हें अपनी इच्छा शक्ति वापस पाने का मौका देना चाहती थी। ओह बोलो, मोसी ने कहा। मेरे दो दोस्त हैं जो दोनों ही अखाड़े के विजेता थे। मेरा मानना है कि वे आत्मा के नियंत्रण में हैं। मुझे आशा है कि आप, कैसल मास्टर मोसी, उन्हें उनकी आज़ादी वापस दिलाएंगे। मोसी एक क्षण के लिए रुकी। लिनली थोड़ा घबराया हुआ था। आत्मा नियंत्रण उन तकनीकों में से एक थी जिसमें यह व्यक्ति माहिर था। लिनली बस यही उम्मीद कर रहा था कि यह व्यक्ति उसे मुंहतोड़ जवाब देगा और उन दोनों को छोड़ देगा। ठीक है, तो फिर मुझे उनके नाम बताओ। आखिर में मोसी ने सिर हिलाया। एक है हाइगॉड जिसका नाम टेरोसे है, दूसरे का नाम है डायलिन। लिनली ने जल्दी से कहा। मोसी ने आह भरी। टारों से मैंने खुद उसे नियंत्रित किया था। उसमें काफी क्षमता है। जहां तक डायलिन की बात है, मेरे किसी अधीनस्थ को उसे नियंत्रित करना चाहिए था। मोसी क्षण भर रुकी। चिंता मत करो, जब तक तुम मिलुओ द्वीप लौटोगे तब तक तुम्हें पता चल जाएगा कि उन दोनों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा वापस पा ली है। कैसल मास्टर मोसी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लिनली सचमुच बहुत आभारी था। अगर यह व्यक्ति उसे सम्मान नहीं देना चाहता था तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था। मोसी बस शांति से हंसा। उसने कई 7 स्टार फाइन्स को नियंत्रित किया था। स्वाभाविक रूप से उसे टेरोसे और डायलिन जैसे छोटे मोटे लोगों की ज्यादा परवाह नहीं होगी। चलो चलें, अब तुम मेरे साथ नीचे चल सकते हो, है ना? मोसी ने कहा। लिनली भी हंसा, फिर महल के मास्टर मोसी के पीछे पीछे महल की ओर नीचे चला गया। उस समय महल के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत बड़ी संख्या में काले बख्तरबंद योद्धाओं द्वारा की जा रही थी, जो काले पत्थर लेकर आए थे और तेज गति से काम कर रहे थे। गुरु, स्वामी, उरिया और अन्य लोग आदरपूर्वक निकट आए। कैसल मास्टर मोसी ने स्वीकृति में सिर हिलाया, फिर लिनली के साथ नीचे की ओर उड़ चले। ये लिनली कौन है? उरिया और बाकी लोग हैरान थे। उन्होंने देखा कि उनका गुरु पूरे नरक लोक के सबसे महान व्यक्तियों में से एक था और फिर भी वह लिनली के प्रति इतना मित्रवत था। ये सचमुच अकल्पनीय था। लिनली और कैसल मास्टर मोसी नीचे की ओर उड़े, लेकिन अचानक महामहिम, महामहिम, एक उन्मत्त आवाज गूंजी। लिनली ने मुड़कर देखा। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने देखा कि गैनमोंटिन बेतहाशा उड़ते हुए आ रहा है और पुकार रहा है, महामहिम। ओह, गैनमोंटिन! कैसल मास्टर मोसी ने गैनमोंटिन को तुरंत पहचान लिया, फिर हैरान रह गए। गैनमोंटिन, तुम्हारा दिव्य पवन क्लोन! गैनमोंटिन उनके वरिष्ठ अधीनस्थों में से एक था। गैनमोंटिन ने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, फिर गुस्से से कहा, महामहिम, उसने मेरे दिव्य पवन क्लोन को नष्ट कर दिया। बोलते हुए उसने लिनली की ओर इशारा किया। कैसल मास्टर मोसी ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारे और लिनली के बीच झगड़ा कैसे हुआ? कैसल मास्टर मोसी ने पूछा। गैनमोंटिन ने जल्दी से कहा, महामहिम, मुझे एक ईश्वर स्तरीय आत्मा उत्परिवर्तक मिला था, इसलिए मैं उसे पकड़कर आपको भेंट करने तुरंत गया। लेकिन किसने सोचा होगा कि यह व्यक्ति लिनली का मित्र था। इस प्रकार लिनली ने मेरे दिव्य वायु क्लोन पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। एक ईश्वर स्तरीय आत्मा उत्परिवर्तन? कैसल मास्टर मोसी की आंखें चमक उठीं। आत्मा परिवर्तन की क्षमता किसी दिव्य पशु से भी अधिक थी। कैसल मास्टर मोसी, वह ईश्वर स्तरीय आत्मा उत्परिवर्तक मेरा भाई है। लिनली बस इतना ही कह सकी। महामहिम, आपको अपने अधीनस्थ का बदला लेना होगा, गैनमोंटिन ने जल्दी से कहा। महल के मालिक मोसी ने भौहें चढ़ाईं और कुछ पल के लिए चुप हो गए। एक पल के लिए न तो लिनली और न ही गैनमोंटिन को पता चला कि मोसी क्या सोच रहे थे। अब आप जा सकते हैं, कैसल मास्टर मोसी ने शांति से कहा। गैनमोंटिन स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि वह कैसल मास्टर मोसी के गुस्से को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। जी, महामहिम। गैनमोंटिन ने आगे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत चला गया। लिनली ने राहत की एक गुप्त सांस छोड़ी। कैसल मास्टर मोसी ने लिनली की ओर देखा। हंसते हुए उन्होंने कहा, लिनली, क्या तुम मेरे पहले गुप्त कमरे में जाकर युद्ध करते हुए विशेषज्ञों की स्कायर रिकॉर्डिंग देखना चाहोगे? उस जगह तो राजाओं के पराक्रम की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। पुस्तक 16, स्टामिस्ट सागर, अध्याय 32, एक संप्रभु की शक्ति। क्या सचमुच स्कायर रिकॉर्डिंग होती है? लिनली दिलचस्पी लेने से खुद को नहीं रोक सकी। जब से उसे पता चला था कि युद्ध में विशेषज्ञों की तथाकथित रिकॉर्डिंग एक जाल का काम करती है, लिनली को शक था कि कैसल हेंसे के पास स्कायर रिकॉर्डिंग है या नहीं। लेकिन कैसल मास्टर मोसी के शब्दों से ऐसा लग रहा था मानो सचमुच ऐसी चीजें होती हैं। एक बार तुम जाकर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? मोसी ने रहस्यमय ढंग से कहा। हेंसे का किला, जमीन के नीचे, एक रहस्यमयी चौड़े सिंहासन कक्ष के भीतर। सिंहासन कक्षों के दोनों ओर कई किताबों की अलमारियां थीं, बस उन पर किताबें नहीं थीं। उनकी जगह मुट्ठी भर क्रिस्टल बॉल्स रखी थीं। लिनली और मोसी इस समय सिंहासन कक्ष में थे। यहाँ कुल 1628 क्रिस्टल हैं, जिनमें से हर एक में एक स्क्रायर रिकॉर्डिंग है, मोसी ने इत्मीनान से कहा। इसके अलावा सभी क्रिस्टल बॉल्स पर युद्ध और इस्तेमाल की गई तकनीकों का परिचय और व्याख्या है। लिनली किताबों की अलमारियों में रखे ढेरों क्रिस्टल बॉल्स को घूर रहा था और उसकी आंखें चमक उठीं। ये सब युद्ध में माहिर लोगों की स्क्रायर रिकॉर्डिंग थी। इस पहले कमरे में ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स शिखर 7 सितारा राक्षसों के युद्ध करते हुए की हैं। असुरों और परगेटरी कमांडरों के युद्ध करते हुए भी रिकॉर्डिंग्स हैं। जहां तक एक सम्राट के पराक्रम दिखाने की स्कायर रिकॉर्डिंग की बात है, मोसी ने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक आयताकार स्तंभ था जिसके सबसे ऊपरी हिस्से पर एक चमकता हुआ रत्न जड़ा हुआ था। सार्वभौमिकों की स्कायर रिकॉर्डिंग्स वहीं उस स्तंभ के भीतर स्थित हैं।
स्तंभ खोखला है, आप इसे दरवाजे की तरह खोल सकते हैं। लिनली खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। हे भगवान, राजाओं की शक्ति प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग। उसने राजाओं की किंवदंतियां तो सुनी थी, पर कभी किसी को देखा नहीं था। सब कहते थे कि राजा की शक्ति अटूट होती है, लेकिन कौन जानता था कि राजा कितना शक्तिशाली होता है। मैं 7 स्टार फाइंड लड़ाइयों से शुरुआत करूंगा। लिनली किताबों की अलमारियों की तरफ चली गई। आगे बढ़ने पर लिनली ने पाया कि किताबों की अलमारी पर रखी प्रत्येक क्रिस्टल बॉल की सतह पर 2 नाम अंकित थे। यह उन रिकॉर्डिंग्स को ढूंढने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए है जिन्हें कोई देखना चाहता है। मोसी ने हंसते हुए कहा, समझ गया। लिनली ने किताबों की अलमारियों और दर्जनों क्रिस्टल बॉल्स के रैक को साफ किया। फिर अचानक उसकी नजर एक क्रिस्टल बॉल पर पड़ी जिसके ऊपर कई नाम लिखे थे, ब्लड वॉयलेट फेंट और आयनली फेंट के बीच द्वंद्व युद्ध। ब्लड वॉयलेट फेंट। लिनली तुरंत करीब आ गई। इस क्रिस्टल बॉल में स्क्रायो रिकॉर्डिंग्स समाहित थीं। कोई भी व्यक्ति दिव्य शक्ति का उपयोग करके क्रिस्टल बॉल के अंदर मौजूद स्क्रायो रिकॉर्डिंग्स को बाहर निकालकर हवा में प्रकट कर सकता था। इस तरह एक ही समय में कई लोग इसे देख सकते थे। हालांकि कोई व्यक्ति अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके सीधे क्रिस्टल बॉल में प्रवेश भी कर सकता था, जिससे देखने की प्रक्रिया बेहद तेज हो जाती थी। लिनली ने तुरंत क्रिस्टल बॉल को अपनी दिव्य भावना से भर दिया। एक वीरान रेगिस्तान में हजारों लोग हर तरफ लड़ रहे थे और बीच हवा में 2 लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। उनमें से एक पूरी तरह से काले कवच से ढका हुआ था, जिसके लंबे काले बाल नीली रोशनी से चमक रहे थे। दूसरे व्यक्ति ने एक लंबा बैंगनी चोगा, लंबे बैंगनी बाल और हाथ में एक बैंगनी तलवार धारण कर रखी थी। ये जानी पहचानी आकृति वही थी जिसे लिनली ने बहुत पहले देखा था। ये सचमुच वही है, ब्लड वायलेट फेंट। जब लिनली ने पहली बार अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल करके ब्लड वायलेट में प्रवेश किया था तो उसने कई अलग अलग छवियां देखी थीं और हर छवि का मुख्य विषय यही व्यक्ति था। लेकिन अब लिनली पूरी तरह से 100% निश्चित था, वह तलवार ब्लड वायलेट है। केवल आज ही लिनली को पूर्ण विश्वास और निश्चय हुआ कि उसकी ब्लड वायलेट तलवार का असली मालिक महान व्यक्ति ब्लड वायलेट फीट था। युद्ध स्थल से कोई आवाज नहीं आ रही थी, केवल तस्वीरें ही रिकॉर्ड की जा रही थीं। आयनली फाइंड और ब्लड वायलेट फाइंड दोनों ही गति में माहिर थे। लिनली ने देखा कि दोनों विशेषज्ञ तुरंत 2 धुंधली परछाइयों में बदल गए। आयनली फाइंड जहां भी गुजरता, अंतरिक्ष स्वयं एक अजीब लहरदार स्थानिक कंपन उत्सर्जित करने लगता। जब सभी कंपनों को एक साथ देखा गया तो वे वास्तव में एक खिलते हुए फूल की तरह लग रहे थे। एक शैतानी बैंगनी रोशनी बार बार चमक रही थी। फुश बैंगनी प्रकाश की एक किरण ने आकाश को भर दिया और स्थानिक लहरदार फूल 2 हिस्सों में बदल गया और कई स्थानिक दरारें दिखाई दी। अब आयनली फाइंड का शरीर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा और वह आसमान से नीचे गिर गया, जबकि ब्लड वायलेट फाइंड की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। ये दोनों लोग बहुत तेज थे। ब्लड वायलेट फाइंड के तलवार के वार लियमोंथ और बोस्लो से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। जब वह वार करता है तो उसके कर्मों का कोई निशान नहीं दिखता और उसकी शक्ति जबरदस्त होती है। उसे अपनी शक्ति बढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। लिनली इस लड़ाई की पेचीदगियों को बमुश्किल ही समझ पा रही थी। सिर्फ स्क्रायो रिकॉर्डिंग से ही वह बता सकता था कि ब्लड वायलेट फाइंड के भौतिक हमले बेहद शक्तिशाली थे। लिनली ने जिन दूसरे 7 स्टार फाइंड्स को देखा था उनके भौतिक हमलों से कहीं ज्यादा। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद इस लड़ाई के बारे में कुछ जानकारी मिली। यह व्याख्या काफी विस्तृत है। लिनली ने इसे पढ़कर प्रशंसा में आह भरी। इस व्याख्या में वास्तव में दोनों लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीकों का विस्तृत विवरण दिया गया था। अब जाकर लिनली को समझ आया तो रक्त बैंगनी राक्षस वास्तव में विनाश के मार्ग में सबसे शक्तिशाली है। लिनली ने अपनी आंखें खोलीं। तुम्हें कैसा लग रहा है? दूर कुर्सी पर बैठे मोसी ने लिनली की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, 7 सितारा राक्षस तो कई हैं, लेकिन उनमें से सबसे कमजोर ने 4 गहरे रहस्यों को एक कर दिया है। सबसे शक्तिशाली राक्षस नारकीय क्षेत्र के असुरों या पाताल लोक के सेनापतियों के बराबर हैं। बहुत शक्तिशाली। इस लड़ाई का विवरण देखने के बाद अब लिनली को समझ में आया कि ब्लड वायलेट फेंट कितना भयावह था। यदि उसका सामना ब्लड वायलेट फाइंड से होता तो संभवतः वह खत्म हो जाता। रक्त बैंगनी राक्षस बेहद प्रसिद्ध है और उसकी शक्ति नरक लोक के अधिकांश असुरों या पाताल लोक के सेनापतियों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। विनाश के मार्ग में उसकी उपलब्धियां अत्यंत उच्च स्तर की हैं और वह एक आत्मा रूपांतरक भी है। वह सचमुच शक्तिशाली है। मोसी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। दुर्भाग्य से यह अद्भुत तेजस्वी आकृति 10,000 साल पहले एक भौतिक लोक में चली गई और मार दी गई। लिनली को अपने दिल में पता था कि ब्लड वायलेट फेंट को उसकी अपनी मातृभूमि में मार दिया गया था। क्या ये हो सकता है कि लॉर्ड बेरूथ ही उसे मारने वाला था? लिनली ने मन ही मन सोचा। लिनली ने ज्यादा सोचा नहीं। उसने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत दूसरे विशेषज्ञों की युद्ध करते हुए स्क्रायो रिकॉर्डिंग देखी। इनमें ब्लड वायलेट फाइंड, रॉयल विंग फाइंड, ब्लू जैकेट फाइंड, सिल्वर मून फाइंड शामिल थे। इनके अलावा अन्य उच्चतर विमानों से युद्ध में शामिल परम देवता स्तर के विशेषज्ञों की स्क्रायो रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी। नारकीय क्षेत्र के असुर, पाताल लोक के सेनापति, इस स्तर पर आंकड़ों की स्क्रायो रिकॉर्डिंग। यहाँ तक कि रीस गेम को युद्ध में संलग्न करते हुए एक स्क्रायो रिकॉर्डिंग भी है। लिनली युद्ध में शामिल किसी भी व्यक्ति को पहचान नहीं पाया था, इसलिए जब उसने रीस गेम को देखा तो वह स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुआ। स्क्रायो रिकॉर्डिंग में रीस गेम मानव रूप में था। वह एक बहुत ही सुंदर युवक लग रहा था, बिल्कुल बेबे जैसा। बस रीस गेम का पूरा शरीर नीलम के कवच से ढका हुआ था और युद्ध में वह अपने हाथों और पैरों पर निर्भर रहता था।
साफ और स्पष्ट बैंगनी प्रकाश से निर्मित गुरुत्वाकर्षण स्थान, जिसका उपयोग रीसगेम ने किया था, लिनली के गुरुत्वाकर्षण स्थान से कहीं अधिक शक्तिशाली था। बहुत शक्तिशाली। लिनली ने मुंह खोले देखा। एक अन्य परगेटरी कमांडर रीसगेम से लड़ रहा था, लेकिन लड़ाई एक तरफा थी। लिनली ने लगभग 1000 स्क्रायो रिकॉर्डिंग देखी और आखिरकार सिंहासन कक्ष के कोने में स्थित स्तंभ के पास पहुंच गया। स्तंभ का दरवाजा खोलकर उसने देखा कि अंदर 3 स्मृति क्रिस्टल थे। तुम्हें इन 3 क्रिस्टल बॉल्स में से सिर्फ एक ही देखने की जरूरत है। मोसी आखिरकार खड़ी हुई और हंसते हुए पास आई। ये तीनों क्रिस्टल बॉल्स एक सम्राट और एक उच्च देवता के बीच हुए व्यवहार की रिकॉर्डिंग हैं, और हर एक में इस्तेमाल की गई तकनीक मूलतः एक ही है। समझ गया। लिनली ने गहरी सांस ली, फिर अपनी दिव्य भावना को पहले क्रिस्टल बॉल में भेजा। विशाल अंतहीन सागर था। ऊपर हवा में काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वह व्यक्ति इस समय आसमान की ओर सिर उठाए हंस रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो कुछ कह रहा हो। अजीब बात ये थी, समुद्र के ऊपर हवा में एक धुंधला विशाल चेहरा दिखाई दिया, जो पूरी तरह से तात्विक सार से बना था। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने तुरंत गुस्से से उस विशाल चेहरे की ओर इशारा किया। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। उस विशाल चेहरे पर झुंझलाहट की एक झलक दिखाई दी और उसके होंठ हल्के से हिले। काले वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति का शरीर कांप उठा और फिर वह आसमान से नीचे गिर पड़ा और वह विशाल चेहरा गायब हो गया। बस इतना ही। लिनली ने इस स्कायर रिकॉर्डिंग के स्पष्टीकरण पर गौर किया, और वह काले वस्त्रधारी आकृति नरक लोक का असुर था। लिनली ने क्रिस्टल बॉल से अपनी दिव्य अनुभूति वापस ले ली। उसका दिमाग अभी भी सुन्न था। वह विशाल चेहरा एक संप्रभु था। लिनली ने मोसी की ओर देखा। मोसी ने सिर हिलाया। ठीक है, नरकीय क्षेत्र के असुर को मारने के लिए सम्राट को बस अपने होंठ हिलाने थे। लिनली को लगा कि यह बहुत ही अविश्वसनीय था। मोसी ने आह भरी। एक सम्राट की इच्छा अटल होती है। एक सम्राट के एक विचार मात्र से असुर जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी आसानी से मारा जा सकता है। एक सम्राट के सामने सबसे शक्तिशाली महादेव भी प्रतिरोध करने में असमर्थ होंगे। लिनली आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। एक संप्रभु न होने के कारण लिनली यह नहीं समझ सका कि संप्रभु इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं। क्या केवल एक विचार से ही एक असुर को मार दिया जा सकता है? एक संप्रभु की शक्ति अप्रतिरोध्य है, लिनली ने खुद से कहा। उन अनगिनत देवताओं की तुलना में संप्रभु लोग उनसे ऊंचे और ऊपर थे, जो किसी भी उच्च देवता को आसानी से मारने में सक्षम थे। साम्राज्य हमसे बहुत दूर और दूर हैं। जब तक आप साम्राज्य को नाराज नहीं करेंगे, वे आपको मारने के लिए खुद को नीचा नहीं दिखाएंगे। मोसी हंसी। लिनली ने हल्के से सिर हिलाया। इतने सारे स्क्रायो रिकॉर्डिंग देखने के बाद लिनली स्तब्ध रह गया। खुद को शांत करने के बाद लिनली बोला, लॉर्ड मोसी, मैंने आपको बहुत देर तक परेशान किया है। मुझे अब वापस लौटना चाहिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मोसी ने हंसकर सिर हिलाया। लिनली को अचानक कुछ याद आया और वह अजीब तरह से हंसे बिना न रह सका। लॉर्ड मोसी, एक आखिरी बात है। ओह, मोसी ने अपना माथा सिकोड़ा। मिलुओ द्वीप पर उस युद्ध के दौरान मैंने बेकविल से 100 साल तक लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग के रूप में सेवा करने का वादा किया था, और यह भी कि मैं उसकी अनुमति के बिना द्वीप नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं सचमुच अपनी मातृभूमि के लिए तरस रहा हूँ और जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। लिनली ने आगे बताया। अगले दिन बैगशॉ कबीले की जागीर, लिनली का घर। लिनली और उरिया जागीर के दरवाजे की ओर चल रहे थे। बुजुर्ग निवासी के द्वार के किनारे खड़े 2 गार्डों ने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। लिनली ने निर्देश दिया, द्वीप रक्षक के आवासीय क्षेत्र में जाओ और टैरो से डिलिन और डिलिन के दोनों बच्चों को वहां बुला लाओ। ये रक्षक पिछली बार गया था, इसलिए उसे ठीक ठीक पता था कि टैरो से कहाँ रहता है। हाँ बड़े साहब। गार्ड तुरंत चला गया। श्री उरिया, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। लिनली मुड़ी और हंसी। कोई परेशानी नहीं है। उरिया भी बहुत विनम्र था। लिनली जब पानी के नीचे स्थित कैसल हेंसे से मिलुओ द्वीप लौटा, तो वह उरिया को अपने साथ ले आया था। उरिया को कैसल हेंसे के स्वामी के आधिकारिक आदेश पर बेकविल को लिनली को जाने की अनुमति देने का आदेश दिया गया था। लिनली, तो मैं अभी कबीले के नेता बेकविल से बात करूंगा। उरिया तुरंत चला गया। जैसे ही लिनली ने अपने निवास में प्रवेश किया, उसने देखा कि बेबे, डेलिया, ओलिविया, सीजर और अन्य सभी लोग उसका स्वागत करने आए हैं। बॉस, क्या आपने अभी कहा कि हम जाने वाले हैं? बेबे सबसे पहले दौड़कर आए। लिनली ने बेबे, डेलिया और अपने दोस्तों को देखा। हालांकि वह उनसे मिले बिना सिर्फ 1-2 दिन ही गुजारा था, लेकिन पिछले 2 दिनों में वह मौत के कगार पर पहुंच गया था और इस दौरान उसने कई राज सीखे थे। हाँ, हम जाने वाले हैं। लिनली हंसा और बेबे का सिर सहलाया। डेलिया, लिनली ने डेलिया की ओर देखा। अगर हेंसे कैसल का मालिक उस कमसिन नीलम जैसे जानवर को मुंह न दिखा रहा होता, तो शायद मैं सचमुच खत्म हो चुका होता। ये सोचकर वह कांप उठा। लिनली खुद को रोक नहीं पाया और उसने तुरंत डेलिया को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। लिनली, डेलिया ने धीरे से पूछा। वह समझ गई कि लिनली कुछ अजीब मूड में है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, लिनली ने धीरे से कहा। डेलिया का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, ओलिविया, सीजर और वो सब यहाँ हैं। लिनली ने डेलिया को छोड़ दिया। उसकी शर्मिंदगी देखकर वह जोर जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। सेक्वेरा सड़क किनारे टहल रहा था। जब वह लिनली के घर के गेट पर पहुंचा, तो उसने अंदर से जोरदार हंसी की आवाज सुनी। ओह, वो लिनली वापस आ गया। सेक्वेरा ने लिनली की आवाज पहचान ली और फिर वह हंस पड़ा। मेरे सामने तो वह बहुत घमंडी था, लेकिन आखिरकार क्या वह मेरे बैगशॉ कबीले के लिए बस एक और कुत्ता नहीं बन गया?
अपने कबीले के युवा स्वामी के रूप में सेक्वेरा जानता था कि लाल वस्त्र पहने वे सभी बुजुर्ग आत्मा के नियंत्रण में थे। सेक्वेरा तुरंत लिनले के निवास में प्रवेश किया। दरवाजे पर खड़े गार्डों की हिम्मत नहीं हुई कि वे सेक्वेरा का रास्ता रोक सकें। लिनली इस समय डेलिया, बेबे, ओलिविया और अन्य लोगों के साथ हंस रही थी और बातचीत कर रही थी। लिनली, अचानक एक आवाज गूंजी। लिनली ने मुड़कर देखा। नया मेहमान सेक्वेरा था। सेक्वेरा ने अपना जबड़ा थोड़ा ऊपर उठाया और एक ठंडी हंसी के साथ अपना रक्त लाल मिलुओ प्रतीक चिन्ह दिखाया। ये देखा, लिनली हैरान थी। रक्त लाल रंग का मिलुओ प्रतीक चिन्ह, इसमें क्या है? लिनली ने हैरानी से कहा। इस बार कैसल हैंडसे के मालिक ने उसे खूब इज्जत दी थी और उसकी हर मांग पूरी की थी। लिनली इस सेक्वेरा के साथ और कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहता था। इधर आओ, सेक्वेरा ने ठंडे स्वर में कहा। भौहें चढ़ाते हुए लिनली वहां चली गई। घुटने टेको, सेक्वेरा चिल्लाया। लिनली का चेहरा काला पड़ने से नहीं बच सका। रक्त लाल रंग के मिलुओ प्रतीक चिन्ह के नाम पर मैं तुम्हें घुटने टेकने का आदेश देता हूँ, सेक्वेरा ने ठंडे गुस्से से चिल्लाकर कहा। जल्दी करो। बैगशॉ कबीले में लाल वस्त्रधारी जिन बुजुर्गों को नियंत्रित किया गया था वे सबसे पहले किले के स्वामी की सेवा करते थे। उसके बाद वे रक्त लाल रंग के मिलुओ प्रतीक चिन्ह धारकों की आज्ञा का पालन करते थे। फिलहाल सेक्वेरा बस लिनली को पूरी तरह से अपमानित करना चाहता था। लिनली को मारने के बारे में वह ऐसा नहीं करेगा। उसने देखा कि लिनली अब उसके कबीले का आज्ञाकारी कुत्ता बन चुका था। वह उसे मारना कैसे बर्दाश्त कर सकता था? सेक्वेरा, तुम क्या कर रहे हो? लिनली को लगा कि यह बिल्कुल हास्यास्पद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अवज्ञा करने की? सेक्वेरा क्रोधित हो गया। जिसकी आत्मा पर नियंत्रण किया गया हो उसने कभी रक्त लाल रंग के मिलुओ प्रतीक चिन्ह की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की थी। तुम्हारे दिमाग को नुकसान पहुंचा है। बेबे तुरंत गुस्से से चिल्लाई। सेक्वेरा, अचानक एक उग्र चीख गूंजी। सेक्वेरा ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके पिता बकविल उरिया के साथ साथ चल रहे हैं। सेक्वेरा तुरंत उनके पास गए और गुस्से से बोले, पिताजी, उस लिनली ने सचमुच मेरे आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत की है। उसे उचित दंड मिलना चाहिए। अपना मुंह बंद करो। बैकविल इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। सेक्वेरा दंग रह गया। बैकविल ने तुरंत लिनली की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर लिनली, पिछले कुछ दिनों से इस जगह पर मैं अच्छा मेजबान नहीं रहा। मुझे माफ करना। ये शब्द सुनकर सेक्वेरा मुंह खोले देखता रह गया। पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सेक्वेरा को समझ नहीं आया। एक पुनर्तः समर्पित व्यक्ति जिसकी आत्मा पर प्रभुत्व स्थापित हो चुका है के प्रति इतना विनम्र होने की क्या आवश्यकता है? अपना मुंह बंद करो। बैकविल गुस्से से चिल्लाया। उरिया द्वारा आदेश दिए जाने के बाद बैकविल और उरिया ने विस्तार से बातचीत की। बैकविल अब समझ गया था कि लिनली की हैसियत वाकई असाधारण थी। अगर लिनली 4 दिव्य पशु वंश का एक साधारण वंशज होता तो उसके पूर्वज लॉर्ड मोसी निश्चित रूप से उसका हाथ नहीं रोकते। पिताजी, मैं सेक्वेरा पूरी तरह से खो गया था। धत। बैकविल ने सेक्वेरा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मैंने कहा था ना, अपना मुंह बंद रखो। बैकविल के इस तमाचे ने आखिरकार सेक्वेरा को होश में ला दिया। सेक्वेरा तुरंत एक तरफ हट गया और कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मिस्टर बैकविल, ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है। लिनली अब अंदाजा लगा सकती थी कि सेक्वेरा ने शायद उसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में समझा था जो आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित था। बैकविल ने जबरदस्ती मुस्कुराहट निकाली। लिनली, मेरा बेटा कभी कभी इतना घमंडी हो जाता है कि सबको अपने से कमतर समझता है। उसे समय समय पर अनुशासन में रखना ही उचित है। लिनली, मैंने उरिया से सब कुछ सीख लिया है। अफसोस, तुम मेरे घर पर कुछ दिन भी नहीं रुके और तुम अभी से चले जा रहे हो। कितनी बड़ी अफसोस की बात है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे सचमुच कुछ करना है। लिनली ने कहा। ठीक है, तो मैं आपको जाने से और नहीं रोकूंगा, मिस्टर लिनली। मिस्टर लिनली, आप जब चाहें जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप कभी मेरे घर लौटते हैं तो मेरा मिलुओ द्वीप आपका हर समय स्वागत करता है। बैकविल ने बहुत दोस्ताना अंदाज में कहा। जरूर जरूर। लिनली हंसा। लिनली ने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि टेरोसे, डायलिन और डायलिन के दोनों बेटे वहां से गुजर रहे थे। लिनली को देखकर टेरोसे और डायलिन बेहद खुश और शर्मिंदा हुए। उनकी भावनाएं इस समय बेहद उलझी हुई थीं। वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन बैकविल की उपस्थिति के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या कहें। हा, डायलिन, टेरोसे। लिनली तुरंत हंसी और पास आ गई। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब सब खत्म हो गया है। ठीक है, अब सब खत्म हो गया। टेरोसे और डायलिन की आंखों में आंसू थे। वे आत्मा के नियंत्रण में थे लेकिन अब उन्हें अपनी आजादी वापस मिल गई थी। यह आजादी जो उन्होंने खो दी थी और फिर वापस पाकर सबसे मजबूत इंसान भी भावुक हो जाता। और तो और वे जानते थे कि उन्हें अपनी आजादी वापस पाने का कारण लिनली ही थी। हा, चलो चलें। बाहर निकलने का समय हो गया है। लिनली ने दूर दक्षिण पूर्वी आसमान की ओर देखा। इंडिगो प्रांत, वापस जाने का समय हो गया है।